गुड मॉर्निंग। तो सब बढ़िया है, सब लोग अच्छे होंगे ये कामना करते हैं हम। और हमारी जो सीरीज है एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, उसमें दूसरा लेक्चर आपको मिल रहा है। दूसरे चैप्टर, पहला चैप्टर प्लांट किंगडम का था, सॉरी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का था। काफी अच्छे से देखा है आप लोगों ने, अच्छा भी गया है और कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आए हैं। मीन्स आप लोग चाहते हैं कि एनसीईआरटी को मैं मतलब डिकोड करूँ, एक एक वर्ड एक लाइन। ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा कि सारे चैप्टर्स में कर सकूं, लेकिन प्रियोरिटी उन चैप्टर्स को होगी जिसमें आपको दिक्कत आती है, उनको पहले करूंगा और जो टेस्ट में आने वाले हैं उस हिसाब से। तो उस सीरीज में हमारा सेकंड और सबसे पूरे बायो का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, या तो कहे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है ना। ओके, तो बिना समय लिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, क्योंकि लंबा चैप्टर है। आप लोग इसको 1.5 या 2 के स्पीड में देखिएगा, अपना जो भी मन करेगा, और जरूर एक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग चाहते हैं कि ये वीडियोस बने। नहीं तो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं है, काफी मेहनत लगता है। ठीक है ना। ओके, और तो टेस्ट बढ़िया गया होगा। नेक्स्ट टेस्ट में ये चैप्टर आ रहा है और मैंने 50 क्वेश्चंस दिए हैं, इससे अच्छे से करेंगे। जो नोट्स है उसको अच्छे से फॉलो करिएगा, ठीक है ना। और ये लेक्चर देखिएगा, 50 क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे और 5-6 क्वेश्चन नीट में एकदम टिक करके आओगे, कोई भी बिना कोई एफर्टलेस टिक करोगे, तो समझ रहे हो ना बाबू। तो शुरू करते हैं हम लोग, जय माता दी का नाम लेकर के। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है, डीएनए के बारे में पढ़ना है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वाली सब सारी चीजें पढ़ना है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है इसमें से, पहले बता दूं मैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अपना किताब उठा ले, हाइलाइटर उठा ले और चलिए देखते हैं। कह रहा है, in the previous chapter you have learned the inheritance pattern and the genetic basis of such patterns at the time of Mendel। यहाँ फुल स्टॉप है, चलिए बकवास है सब। At the time of Mendel the nature of those factors regulating the pattern of inheritance was not clear। कह रहा है कि जब मेंडल का समय था, जब उसके पहले वाला आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा है, उसमें जो फैक्टर नाम की चीज थी उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां नहीं हासिल थी। बस ये था कि हाँ यही है रिस्पॉन्सिबल है किसी के अंदर चेंज लाने के लिए। ठीक है ना। ओके, ओवर द नेक्स्ट 100 years द नेचर ऑफ, ये देखिए यहाँ पे प्यूटेटिव जीन की बात कर रहा है। प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल, प्यूटेटिक वर्ड है जिसको हम कहते हैं कोई भी चीज एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं, सपोज करते हैं। प्यूटेटिव, ठीक है ना। सपोज्ड टू बी मींस ऐसा माना गया, सपोज्ड। जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटिंग culminating in the realization that DNA is a genetic material। कह रहा है कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना जा रहा था, अभी पूरी तरह से इसको मतलब हमने ये नहीं कहा था कि हाँ यही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा था, सपोज किया जा रहा था। ओके, एटलीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जेनेटिक डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा माना जा रहा था। इन क्लास 11 यू हैव लर्न दैट न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। चलिए, तो मुझे आप 5 मिनट दीजिए, मैं इसके बेसिक्स आपको समझा देता हूँ, पीडीएफ बना के ले आया हूँ। ठीक है ना, जो एनसीईआरटी से आपको नहीं क्लियर हो सकता है डायरेक्टली, बस 5 मिनट लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, प्रॉमिस। चलिए, तो ये नोट्स होगा आपके पास, सबके पास, फिर भी एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली बात, हमारी बॉडी में जो सेल्स है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ध्यान समझना, न्यूक्लियस में है तो न्यूक्लिक नाम दे दिया गया, एसिडिक नेचर है तो न्यूक्लिक एसिड कह दिया। तो दो होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर हम बात करें लोकेशन की, ध्यान से देखें, दो तरह के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। एक मतलब कि दो तरह के सेल्स होते हैं हमारे इस अर्थ पे, दो तरह के, जैसे प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो बिना मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मींस एकदम स्कैटर्ड होता है, या नहीं भी हो सकता है। लेकिन यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है ना। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, जो यूकैरियोटिक सेल है, ध्यान से देखिएगा, यूकैरियोटिक सेल जो है ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपको दिख रहा है डीएनए, और ये क्या दिख रहा है? आरएनए। दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो मैं ये बताने जा रहा हूं आपको कि डीएनए और आरएनए जो है वो कहां कहां पाया जा सकता है। तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर डीएनए। क्या बोलेंगे? और जो आरएनए है ऐसे दिख रहा है, ये क्या है? आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड दिख रहा है।
इसके अलावा हम देखें राइबोसोम, राइबोसोम में सिर्फ आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है, याद रखेंगे इस बात को। आर फॉर राइबोसोम, आर फॉर आरएनए। इसके बाद अगर देखेंगे हम ये आपको दिख रहा है, देखिए ध्यान से, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें आपको जलेबी की तरह डीएनए दिख रहा है बाबू, ये है सर्कुलर डीएनए। इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, मींस न्यूक्लियस के बाहर जो भी डीएनए है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ध्यान से देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है आरएनए। क्या होता है बाबू, आरएनए, और क्या होगा, डीएनए भी होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और देखिए, तो ये सब मैंने लोकेशन बताया आपको कहां कहां पाया सकता है, ठीक है ना। इसमें डीएनए भी है, जो सिंगल स्ट्रैंड दिख रहा है वो आरएनए। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है नहीं, सारा कुछ जो है साइटोप्लाज्म में होगा। तो यहाँ पे आपको डीएनए दिख रहा है, और डीएनए जो है आपको यहाँ पे सर्कुलर डीएनए ही देखने को मिलेगा। इस आपको स्ट्रेट डीएनए देखने को नहीं मिलेगा, लीनियर डीएनए देखने को नहीं मिलेगा। साइटोप्लाज्म में ये डीएनए किसमें कन्वर्ट होगा, आरएनए में, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन यही होगा और यहीं पे ट्रांसलेशन भी होगा, मतलब आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है ना। और यूकैरियोट्स में ये सब चीजें अलग अलग जगह पे होती हैं, हम बात करेंगे आगे चैप्टर में जाएंगे तो। ओके, कुछ बातें हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर, ठीक है ना। उन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन नाम दिया था, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता था। न्यूक्लिन इज एसिडिक, सो कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। देखिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम हो पीछे जाके पॉज करके या फिर प्रीवियस में जाके भगा के उसको, मतलब समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ओके, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड को डिटेल में, ध्यान से देखिएगा। न्यूक्लिक, देखिए क्या है ना, इस जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है ये सब चीजें, ये आपको मान के चल रहा है कि आपने बायोमॉलिक्यूल पढ़ा हुआ है 11th में, इसलिए उसने कोई डिटेल चर्चा नहीं किया, तो इसलिए मैं आपको 5 मिनट लेकर के सारा कुछ समझा दे रहा हूँ। न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर या चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कई सारे न्यूक्लियोटाइड से बने हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड, इन्हीं को हम बोल दिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो हम कहेंगे जो न्यूक्लिक एसिड है, इट इज बेसिकली द चेन या द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड है क्या। न्यूक्लियोटाइड 3 तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है पेंटोज सुगर, एक होता है कोई फॉस्फेट ग्रुप। याद रखेंगे 3 बातें। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं 3 तरह के कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज सुगर और नाइट्रोजनस बेस। इनकी चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं, एकदम ध्यान से मेहनत से बने रहिए, सारा कुछ क्लियर होगा। मॉलिक्यूलर लगेगा ही नहीं, एकदम आसानी से आपके पेट में डाइजेस्ट होगा। ध्यान से देखना इसको। देखिए अगर हम फॉस्फेट को हटा दें तो इन दोनों को खाली मिला करके, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज सुगर को मिला करके हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। बाबू क्वेश्चन है ये सब, देखिए ध्यान से सुनिएगा, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको टेस्ट में भी, नीट में भी। कुछ रॉकेट साइंस, कुछ बहुत बड़ा नहीं पूछने वाला है, वो बहुत छोटी छोटी चीजें पूछेगा और आप गलत करके आओगे। इसीलिए कोई भी चीज को हल्के में नहीं लेना है, एकदम चुपचाप बैठे रहिए और एनसीईआरटी लेके पेन लेकर के और एकदम मजे से लेक्चर देखिए आराम से, ठीक है। अगर मैं धीरे चल रहा हूं तो तेज कर दीजिए, अगर तेज चल रहा हूं धीरे कर दीजिए, रिमोट आपके हाथ में है बाबू, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर से। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर आदर्श ओझा और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। देखिए यहाँ पे ये है फॉस्फेट ग्रुप, ये है सुगर और ये है नाइट्रोजनस बेस, यानी कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ये है दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये है तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये है चौथा न्यूक्लियोटाइड। चारों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं और इसे हम बोलते हैं चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है इसके अंदर। इसके बारे में बात करेंगे। आपके अंदर एक कैरेक्टर, बस एक हम बैठा रहे हैं दिमाग में क्या होता है। देखिए जो नहीं भी चैप्टर पढ़े हैं मेरे से, वो ध्यान से इसको बैठ के पढ़ेंगे, एकदम साफ समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसको। हम आगे बताएंगे जो शुगर होता है, मान लो जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसका जो पेंटोज शुगर होगा वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से जुड़ा होता है। दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो पेंटोज शुगर होगा वो तीसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से जुड़ा होता है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। डीएनए और आरएनए दोनों मैक्रोमोलेक्यूल हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, याद रखेंगे इसको। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है नाइट्रोजनस बेस। पहला क्या है बाबू, नाइट्रोजनस बेस। साफ साफ दिख रहा होगा आपको। देखिए नाइट्रोजनस बेस हमारी बॉडी में 2 तरह के पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के होते हैं, एक बाबू होता है पायरिमिडीन और दूसरा होता है प्यूरिन। ध्यान से देखेंगे, एकदम फास्ट रिवीजन चल रहा है एनसीईआरटी और ये दोनों साथ साथ। एक होता है पायरिमिडीन्स और दूसरा होता है प्यूरिन्स, ठीक है। अब देखिए पायरिमिडीन में होता है कट और इसमें होता है एजी, ठीक है। याद क्या होगा आपने, मैं बताता हूं। पायरिमिडीन बहुत बड़ा नाम है तो 3 वाला, जो 3 कंपोनेंट वाला इसके पास होगा। ये छोटा नाम है तो 2 कंपोनेंट वाला इसके पास होगा।
कट मतलब साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, और एजी मतलब एडेनिन और गुआनिन। याद रखेंगे पांच तरह के होते हैं क्या? 5 तरह के होते हैं आपके नाइट्रोजन बेस। इसमें से 4 पाए जाएंगे डीएनए में और 4 पाए जाएंगे आरएनए में। तो 8 होते हैं क्या? नहीं, 3 कॉमन होता है दोनों में। याद रखेंगे इस बात को, आगे हम देखेंगे। तो हम देखेंगे पैरामिडिन्स के बारे में। देखिए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, बहुत चीजें बहुत टफ होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं अगर आप बहुत डीप में जाएंगे तो, लेकिन हमको वही पढ़ना है जो एनसीईआरटी पूछेगी, जो एनटीए पूछेगा, और वो बहुत ही सुपरफिशियल है। और इस बात को आप अगर मान लिए तो आपका 360 एकदम फिक्स है एनसीईआरटी में। जिसने इसके बाहर का पढ़ा, कहानी खत्म है उसकी। ठीक है ना? ओके, देखिए पैरामिडिन्स का पहचान हम कैसे करेंगे? सिंगल रिंग होगा। कितना रिंग होगा? सिंगल रिंग होगा। ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, यानी कि 4 कार्बन दिख रहा है और 2 नाइट्रोजन दिख रहा है। हेट्रोसाइक्लिक होगा, होमोसाइक्लिक बिल्कुल नहीं होगा। आपने केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी रिंग है उसमें सेम तरह का कंपोनेंट है, जैसे कार्बन है सिर्फ है, या तो सिर्फ नाइट्रोजन है, सिर्फ फास्फोरस है, उसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे? लेकिन उस साइकिल में अगर एक से ज्यादा है तो उन्हें हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। तो यहाँ पे कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो हमने बोल दिया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। गॉट इट? अब देखिएगा यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और जो ये देख रहे हैं ये क्या लिखा है? डिफरेंट एलिमेंट, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट है इसलिए। तो कोई पूछ दे पैरामिडिन्स में जो होता है कितने कार्बन कितने नाइट्रोजन, तो 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 3 तरह के पैरामिडिन्स। मैंने कहा लंबा नाम है पैरामिडिन, तो 3 को ले लो, और अगर प्यूरिन की बात करेंगे 2 को ले लेना, यानी कि ए और जी। देखिए यहाँ पे रिंग दिख रहा है, एक कीटोन ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, इसको बोलेंगे साइटोसिन। क्या बोलेंगे? देखिए कीटोन ग्रुप सब में कॉमन है, बोलो यस। कीटोन ग्रुप एक तो सब में कॉमन है, बोलो यस। देखो कैसे रटते हैं, एकदम समझ के साथ रटना है इसको। अब ये सब बनाओ ना कि याद नहीं करना है, ऑप्शन आएगा टिक करना, उसके लिए बता रहा हूं। अगर NH2 ग्रुप दिख जाए तो साइटोसिन समझ लेना, और अगर 2 तुमको दिख जाए कीटोन तो यूरासिल समझ लेना, और अगर तुमको 2 कीटोन के साथ एक 5 पोजीशन पे मिथाइल मिल जाए तो थाइमिन समझ लेना। अब देखिए 5 पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे। आप जो है यहाँ इसको 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो ये दोनों याद रखिए पहले कि NH2 अगर आ गया तो साइटोसिन, और अगर आ गया, अगर आपको 2 कीटोन ग्रुप मिल गए तो यूरासिल। अब देखिए यूरासिल में ही आप नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5, और 5वें पोजीशन पे अगर हमने CH3 जोड़ दिया, मिथाइल जोड़ दिया, मॉडिफिकेशन हो गया, तो इसी को हम कह दिए थाइमिन। क्या कह दिए? थाइमिन। यानी कि यूरासिल में ही 5वें पोजीशन में मिथाइल जोड़ दो तो थाइमिन हो जाएगा, तो हम कहेंगे 5 मिथाइल यूरासिल। क्या कहेंगे? 5 मिथाइल यूरासिल। यही से क्वेश्चन बनता है कि पहले आरएनए आया था कि पहले डीएनए आया था, तो बाबू पहले आरएनए आया होगा, आरएनए में यूरासिल पाया जाता है और डीएनए में थाइमिन। क्योंकि आरएनए जब आया तो उसमें यूरासिल था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अनस्टेबल रहने लगा, तो नेचर ने कहा कि थोड़ा सा CH3 जोड़ दो इसमें और स्टेबल बना दिया। तो यानी कि पहले ये आया होगा फिर ये आया होगा, क्योंकि कोई भी इवोल्यूशन होता है तो उसमें डेवलपमेंट होता है इस तरह से, ताकि पहले से चीजों को बेटर बना सके। जैसे हमारे मोबाइल में आता है ना, मोबाइल में क्या आता है कि एंड्रॉइड 14.1, एंड्रॉइड 14.2, यानी पहले से बेटर करते हैं हम, अपडेट करते हैं उसको, तो उस तरह से इसको याद रखेंगे। चलिए, पायरिमिडिन का नाइट्रोजन का नंबर 1 शुगर के साथ बॉन्डिंग करेगा, इसलिए इसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो पायरिमिडिन था वो, और ये प्यूरिन। प्यूरिन में कितने रिंग होंगे? डबल रिंग। पायरिमिडिन में कितने रिंग थे बताइए? सिंगल रिंग था, और उसमें क्या था? ध्यान से देखिएगा, सब में एक कॉमन था, क्या? कीटोन ग्रुप, जिसमें एक NH2 आ गया, हमने कहा साइटोसिन, जिसमें क्या हो गया? 2 कीटोन आ गया, उसको कहते हैं यूरासिल, और जिसमें 2 कीटोन के साथ एक 5वें पोजीशन में मिथाइल आ गया तो बोल दिया थाइमिन। उसका नाम क्या हो गया? 5 मिथाइल यूरासिल, क्योंकि यूरासिल में ही हमने 5वें पोजीशन पे मिथाइल जोड़ा है तो थाइमिन हो गया। गॉट इट? एकदम कट एंड क्लियर है सब कुछ। ठीक है, साथ में रिवीजन करते रहिएगा, इसको मजा आ जाएगा एकदम। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल रिंग, अगर डबल रिंग आया तो प्यूरिन मार देना, और डबल यहाँ पे NH2 दिख गया, NH2 दिख गया तो समझ जाओ एडेनिन है, और अगर आपको कीटोन दिख गया तो गुआनिन है, कुछ सोचना नहीं है इसमें। चलिए, यहाँ पे देखें डीएनए के बारे में। डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजन बेस होंगे, देखिए ध्यान से, AGCT, और आरएनए में होगा AGCU। तो यानी कि 3 जो है ये कॉमन है दोनों में। एडेनिन दिख जाए तो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। गुआनिन दिख जाए तो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। साइटोसिन दिख जाए तो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। लेकिन अगर थाइमिन दिखे तो सिर्फ डीएनए होगा, यूरासिल दिखे तो सिर्फ आरएनए होगा। इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है AGCCGTACG, ये दिया हुआ है, और कह दिया ये क्या है? डीएनए है कि आरएनए है? तो बाबू हमको टी दिख गया तो डीएनए कह दिया।
यहां पे आपको यू दिख गया तो आरएनए कह दिया। ये तीसरा सीक्वेंस दिया हुआ है जिसमें ना टी दिख रहा है ना यू दिख रहा है, तो हम कहेंगे डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। सिंपल। ओके, तो हमने पढ़ लिया नाइट्रोजनस बेस 5 तरह के होते हैं, एजीसी सॉरी कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। अगर AGCT है तो डीएनए होगा, AGCU है तो आरएनए होगा। 5 तरह के पढ़ लिया, 3 पायरिमिडीन्स, 2 प्यूरिन्स। पायरिमिडीन्स में कौन है? कट और एजी किसमें है? प्यूरिन्स में आ रहा है। प्यूरिन में डबल रिंग, पायरिमिडीन में एक सिंगल रिंग। ठीक है, ओके। आते हैं पेंटोज शुगर के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। पेंटोज मतलब 5, यानी कैसा शुगर जिसमें 5 कार्बन हो उसको हम कहेंगे पेंटोज शुगर। ध्यान से देखें, अगर दिख नहीं रहा हो तो हम पहले पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए के पास जो शुगर होता है बाबू उसको हम बोलते हैं राइबोज शुगर। अब ध्यान से देखिए, राइबोज शुगर, मैं अच्छे से इसको बना देता हूं यहाँ पे। ये है OH, H, 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 दिख रहा है? चलिए नंबरिंग यहां से करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो आपको रिंग दिख रहा है उसमें कितने कार्बन है बाबू? तो 5 कार्बन है, और 5 कार्बन के नाते हम इसको कह दे रहे हैं पेंटोज शुगर कह दे रहे हैं। तो ये है CH2OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बाबू? CH2OH, यहां दिख रहा है आपको। अब देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ये है राइबोज और ये है डीऑक्सीराइबोज। ये है क्या? डीऑक्सीराइबोज। ध्यान से देखें, अरे सब कुछ सेम लग रहा है, लेकिन बस यहां पे सेकेंड पोजीशन पे यहां OH है और यहां सेकेंड पोजीशन पे H है, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे O गायब है। कहां पे? डीऑक्सीराइबोज शुगर में। देखिए, 2 तरह के शुगर हैं, एक है राइबोज शुगर और दूसरा है डीऑक्सीराइबोज शुगर। आरएनए में क्या है? राइबोज शुगर, और डीएनए में क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर हम बात करेंगे डीऑक्सीराइबोज क्यों कह रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन, देखिए ध्यान से, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, और ऑक्सीजन का रिमूवल कहां से? सेकंड पोजीशन पे हो रहा है, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया डीऑक्सीराइबोज। राइबोज में से ऑक्सी को डी कर दो, यानी कि एक ऑक्सीजन को सेकंड पोजीशन से हटा दो। गॉट इट? ओके, देखिए ध्यान से देखेंगे, यहां पे जो राइबोज है उसमें ऑक्सीजन है एक एक्स्ट्रा, डीऑक्सी में नहीं है। अगर ऑक्सीजन है राइबोज में तो मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, और इसके लिए अगर वो रिएक्टिव ज्यादा है तो स्टेबल कम हुआ, जो रिएक्टिव ज्यादा वो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है बाबू? नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है, तो स्टेबल थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसलिए भी कहते हैं हम लोग डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, और आरएनए पहले आया होगा और डीएनए थोड़ा सा बाद में आया होगा। तो ये हो गया आपका तीसरा जो कंपोनेंट हमने पढ़ा। हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट। पहला था नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पढ़ा हमने पेंटोज शुगर, और तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं फॉस्फेट। चलिए यहाँ पे देखिए फॉस्फेट होगा। यहाँ पे फॉस्फेट एक्चुअल में ये फॉस्फोरिक एसिड है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? H3PO4। क्या होता है बाबू? H3PO4। आपको सामने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल। OH पे आपको माइनस दिख रहा होगा, याद करिए, ये है, आप पढ़े होंगे आप केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बनाना। तो देखिए ये फॉस्फोरिक एसिड है, और यहाँ पे OH के O के ऊपर एक माइनस दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे, डीएनए एंड आरएनए आर एसिडिक and having negative charge due to this phosphate। पूछता है डीएनए का नेचर एसिडिक होता है और आरएनए का नेचर एसिडिक होता है, क्यों? तो बाबू इसीलिए क्योंकि उसके अंदर एक कंपोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा कंपोनेंट है? इसको हम जनरली कह दे रहे हैं फॉस्फेट, लेकिन है ये क्या? फॉस्फोरिक एसिड, जिसकी वजह से उसका नेचर क्या है? एकदम ही एसिडिक। और ये जो चार्ज के ऊपर आपको जो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इनका नेचर और भी क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव और एसिडिक दोनों होते हैं, याद रखेंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। ओके, अब हम लोग बात करेंगे लिंकेजेस के बारे में। तो ये समझ में आ गया सबको? मैंने कहा था ना बस 5-10 मिनट सब कुछ एकदम ओके कर देंगे हम, उसके बाद फिर एनसीईआरटी पे चलेंगे। ओके, ध्यान से देखिए, चलिए यहां शुरू करते हैं थोड़ा बेसिक से। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां पाया जाएगा? बेस और शुगर, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में। यानी कि हम कहें ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, और ये क्या है? आपका नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है ना? तो जो नाइट्रोजनस बेस है बाबू और शुगर है, आपस में जिससे जुड़े हैं उन्हीं को हम बोल रहे हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब देखिए, अगर प्यूरिन है और राइबोस से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखना, अगर पायरिमिडीन है
और वो राइबोज से जुड़ा हुआ है। तो प्यूरिन है, तो प्यूरिन का एन नंबर 9 जुड़ेगा जाकर के किससे, कार्बन 1 से। ध्यान सुनना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। देखिए अगर नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन है, कौन है, प्यूरिन, तो डबल रिंग होगा, डबल रिंग होगा तो 9वां नंबर जो नाइट्रोजन होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है 9वां नंबर, देखिए ध्यान से, देखिए नंबरिंग कैसे करना है, कहीं से उठाइए, ये वाला जो नाइट्रोजन होगा, 9th नाइट्रोजन हम कहेंगे इसको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला जाकर के, ये वाला जाकर के पेंटोस शुगर से जुड़ेगा, समझिएगा। तो जब प्यूरिन होगा तो ये वाला कार्बन, ये वाला नाइट्रोजन जुड़ेगा, इसको हम 9 नंबर देंगे, ठीक है। और अगर पायरिमिडीन जुड़ता है तो ये वाला जुड़ेगा, यानी कि N1 नंबर देंगे। तो यही मैंने ऊपर लिखा था, कहा था बाद में पढ़ेंगे। तो अगर राइबोज है, ध्यान सुनना, अगर राइबोज है, देख कार्बन हमेशा 1 रहेगा, चाहे राइबोज हो चाहे डीऑक्सीराइबोज हो। लेकिन अगर प्यूरिन जुड़ा है तो N नंबर 9 जुड़ेगा, अगर पायरिमिडीन जुड़ा है N नंबर 1 जुड़ेगा, और अगर प्यूरिन जुड़ा है N नंबर 9, पायरिमिडीन है तो N नंबर 1, याद रखना है, ठीक है। दूसरा आता है फॉस्फोईस्टर लिंकेज, ये होगा शुगर और फॉस्फेट में। ध्यान सुनना, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है किससे, शुगर से, विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और जो शुगर है वो फॉस्फेट से जुड़ा है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोईस्टर लिंकेज, ठीक है। चलिए इसके बारे में और आगे देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड चेन क्या लिखा हुआ देखिए, अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ 1 डैश कार्बन। 1 डैश क्यों कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए मान लीजिए ये कोई प्यूरिन है, देखिए नहीं प्यूरिन नहीं है ये, देखिए मान लीजिए जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या है, ये है मान लो पायरिमिडीन कोई नाइट्रोजनस बेस, और ये है पेंटोस शुगर। ध्यान से देखिएगा, तो इसको हमने नंबर दिया 1 2 3 4 5 6। अब बॉन्ड बन रहा है तो इसको हम नंबर देंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ये ऐसे नंबर देंगे, ये हो गया 5 डैश। तो वही कह रहा है कि ये लिखा है अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द OH ऑफ 1 डैश कार्बन। 1 डैश कार्बन पे जो OH है उससे जुड़ा हुआ है पेंटोस शुगर के थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड। इस दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। वही कह रहा है 1 डैश, ठीक है ना। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH of 5 dash carbon of a pentose sugar of nucleoside by phosphoester linkage। चलिए इसको और अच्छे से समझाते हैं, हम यहाँ पे बनाया है मैंने, यहाँ पे आइए देखिए, देखिए ध्यान से, ये है एक, ध्यान से देखिएगा और जूम करें इसको, ये है एक पायरिमिडीन, दिख रहा है सबको, ये क्या है, पायरिमिडीन, दिख गया। ये क्या है, ये है शुगर, दिख गया सबको। और ये क्या है, ये है आपका फॉस्फेट ग्रुप। ये पायरिमिडीन जो है इस शुगर से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दिख गया साफ साफ। ये शुगर इस फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दिख गया सबको। अब देखिए ये है बाबू पायरिमिडीन, पायरिमिडीन है तो सिंगल रिंग है, तो इसका जो फर्स्ट नाइट्रोजन है वो जुड़ा किससे है, जो फर्स्ट कार्बन पे OH होगा, बोले यस। तो यहां पे 1 डैश लिख दिया हमने, सिंपल सी बात है। यहां पे देखो, ये जो यहां पे जो CH2OH होगा उस OH में से 5 डैश वाले कार्बन पे ध्यान से देखना, यहां पे रहा होगा OH, फॉस्फेट के पास भी होता है OH, ये OH मिलते हैं और इसमें से H2O निकलता है, और यहां पे एक बॉन्ड बनता है जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस इतना समझना है कि जो शुगर और बेस के बीच में बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड। और वो जो आपका जो शुगर है उसके 1 डैश कार्बन पे जो OH है उससे बनता है, ठीक है ना। और जो यहाँ फॉस्फोएस्टर का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, इसके पास भी होगा OH ग्रुप, इसके पास भी होगा क्या, OH ग्रुप, इसमें से दोनों मिलते हैं, H2O निकलता है। इस केस में यहाँ पे आपका जो बनेगा उसे हम बोलते हैं क्या, फॉस्फोएस्टर, फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है। चलिए यहां पे आइए, तो यहाँ पे साफ साफ दिखा दिया है मैंने। यहाँ पे देखें एक चीज और,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड, देखिए ये फॉस्फेट है, फॉस्फेट है, ये क्या है, पेंटोज शुगर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड, और ये क्या है, ये देखिए दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, और ये क्या है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड। ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, और ये एक न्यूक्लियोटाइड, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड ऊपर है, 3 न्यूक्लियोटाइड नीचे है। ध्यान से देखना आप लोग, ओके, इतना विजुलाइज हो गया। चलिए, ये शुगर जो है नाइट्रोजन बेस से जुड़ा होगा विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये दोनों आपस में जुड़े होंगे, मतलब ये दोनों आपस में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोएस्टर लिंकेज। चलिए, अब देखिए, ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट और ये शुगर है, इन दोनों सॉरी हाँ पेंटोज, इन दोनों के बीच में जो लिंकेज होगा फॉस्फोएस्टर होगा, और ये जो शुगर है ये फॉस्फेट होगा, उसके बीच में भी एक फॉस्फोएस्टर होगा, इसीलिए इस बॉन्ड को, इन दोनों को मिला करके हम कह देते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कह देते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ध्यान से देखना, ये जिधर फॉस्फेट होगा उधर 5 डैश एंड होगा, और जिधर OH फ्री होगा उसे हम 3 डैश एंड कहेंगे। तो अगर ये फॉस्फेट 5 डैश है तो इधर क्या होगा, 3 डैश, और फिर इधर क्या होगा, 5 डैश, तो इसीलिए इसको हम बोल दिए 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बोलो समझ में आया कि नहीं है, फिर से देखना, समझना इसको। ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ध्यान से समझना, एक न्यूक्लियोटाइड अकेला है तब नहीं ये बनेगा, 2 न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए, और दोनों में ध्यान से देखिए 2 शुगर और एक फॉस्फेट, इनके बीच में ये बॉन्ड बन रहा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि एक फॉस्फेट दूसरे शुगर से बना रहा है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, वही फॉस्फेट बगल वाले शुगर से बना रहा है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और दोनों को कह दे रहे हैं हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और पोलैरिटी 3 डैश टू 5 डैश, याद रखेंगे इसको। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं, देखिए, एक ऐसे लिख दो, एक ऐसे लिख दो, इधर लिख दो 5 डैश, इधर लिख दो 3 डैश, इधर लिख दो क्या 3 डैश, इधर लिख दो 5 डैश। ये हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये मान लो एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, तो डीएनए स्ट्रैंड है बाबू, ऐसे हम शो कर सकते हैं आराम से। अब देखिए, 2 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड, देखिए अगल बगल वाले नहीं, आर पार वाले, अगल बगल वाले न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़े हुए हैं, बोलो 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 बोलो, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। आर पार वाले मींस ये अलग एक है, और इनके सामने एक और अलग है, ये दोनों आपस में जुड़े होंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। किससे जुड़े होंगे, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से देखना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। चलिए, 5 डैश फॉस्फेट इज फ्री एट टर्मिनल एंड ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसको हम बोलेंगे 5 डैश एंड। तो जो 5 डैश जो फॉस्फेट जहां फ्री होगा, एकदम किसी से जुड़ा नहीं है, उसको 5 डैश एंड लेंगे, और जहां पे OH फ्री है उसको 3 डैश एंड लेंगे, प्राइम भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से दिया हुआ है, आप इसके शॉट ले सकते हैं जिनको चाहिए, ये आराम से एकदम बढ़िया से मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, वही चीज, ठीक है ना। चलिए, अब बात कर लेते हैं नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड की। देखिए, अगर प्यूरिन है तो लास्ट में आएगा साइन, क्या आएगा, साइन, ठीक है ना, गुआनोसाइन वगैरह जैसे। अगर पायरिमिडीन है, ध्यान समझना, तो लास्ट में आएगा डीन, क्या आएगा बाबू, डीन। एक्सेप्शन क्या है, अरे बाबू साइटोसिन एक खुद नाइट्रोजन बेस है, तो इसका ये मत समझना कि साइन लग गया तो हम इसको प्यूरिन कह दें, समझ रहे हो नहीं, समझ रहे हो, मतलब ये अगर साइटोसाइन दिख गया, ये मत समझो कि न्यूक्लियोसाइड है, ये क्या है, एक नाइट्रोजन बेस खुद है, याद रखना इसको। न्यूक्लियोटाइड में कोई चक्कर नहीं है, लास्ट में आइलिक एसिड आ गया तो न्यूक्लियोटाइड है ये। चलिए, मैंने यहां पे दिखाया है आपको, देखिए, अगर एडेनिन है, पहले प्यूरिन की बात करें, प्यूरिन अगर लास्ट में साइन आएगा तो न्यूक्लियोसाइड में एडेनोसाइन लिखेंगे, और अगर न्यूक्लियोटाइड है तो एडेनिलिक एसिड लिखेंगे। अगर गुआनिन है तो गुआनोसाइन आएगा, और लास्ट में गुआनिलिक एसिड लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा पायरिमिडीन अगर है तो लास्ट में आएगा डाइन, तो अगर साइटोसिन है तो साइटिडाइन, ठीक है ना, और अगर डीन कह दो डाइन, जो भी बनकर, और अगर इसी का हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे साइटिडाइलिक एसिड, और अगर यूरासिल है तो यूरिडाइन या यूरिडीन और यूरिडाइलिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया किसका, ये आरएनए का हो गया। डीएनए की बात करें, सब कुछ सेम रहेगा, बस शुरू में डीऑक्सी जुड़ जाएगा। एडेनिन है तो डीऑक्सी एडेनोसाइन और डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, और अगर गुआनिन है तो डीऑक्सी गुआनोसाइन और डीऑक्सी गुआनिलाइक एसिड, और अगर साइटोसिन है तो डीऑक्सी साइटिडाइन, क्योंकि ये बाबू आ गया क्या, पायरिमिडीन। मैंने कहा प्यूरिन है तो लास्ट में आएगा साइन, और अगर पायरिमिडीन है तो लास्ट में आएगा डीन या डाइन। चलिए,
ओके, अब देखिए क्वेश्चन ये सामने है आपके, विच ऑफ दिस आर न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए, इसमें से कौन सा न्यूक्लियोसाइड आरएनए का है? तो देखो डीऑक्सी आ गया तो आरएनए का हो ही नहीं सकता। साइटोसिन बाबू ये तो न्यूक्लियोसाइड है ही नहीं। डाइलिक एसिड आ गया तो न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो बचा क्या? एडिनोसाइन। आंसर आ गया, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक चीज और है, देखो यहाँ पे एडेनिन है, एक नाइट्रोजन बेस, ये शुगर है, और ये क्या है? फॉस्फेट। इसको हम बोलेंगे एडेनिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? एडेनिलिक एसिड, या तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। देखिए अच्छा ध्यान से देखिए, यानी कि फॉस्फोरस कितना है? एक। अगर यहीं पे 3 फॉस्फोरस होते तो बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट, इसे बोलते हैं एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी पे आते हैं वापस। ये आपको बताना बहुत जरूरी था, इसके बिना आप बिल्कुल पढ़ नहीं पाते, समझ में नहीं आता चीजें। जिनको आती भाई उसके लिए तो माशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया चल रहा है। लेकिन ये सबके लिए वीडियो बन रहा है, सिर्फ उनके लिए नहीं बन रहा है ना, कि जो लोग पढ़ने में ठीक ठाक है या फिर मेहनत से पढ़ रहे हैं, जिनका 600 550 प्लस 650 प्लस आ रहा है। ओके, तो कहाँ गए हो? यस, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड मॉलिक्यूलर, ठीक है। अब चलिए ध्यान से, अब ये नहीं कि वीडियो को सीधे यहीं से शुरू करेंगे आप, नहीं आप पूरा पढ़िएगा, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ तो पागल थोड़ी चिल्ला रहा हूँ। DNA and RNA are the two type of nucleic acid found in living system. DNA act as the genetic material in the most of organism. DNA most of organism में जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। आरएनए दो इट आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, ठीक है ना। डीएनए सारे में मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म है उसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज होता है, लेकिन आरएनए कुछ कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज होता है। मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर, यानी कि आरएनए की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन है, यानी कि हम कहें अगर मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर का काम करता है, यानी कि ये आप पढ़ेंगे हम एमआरएनए के बारे में कि ये जो है इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, मैसेंजर का काम करता है, और स्ट्रक्चरल यानी कि स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जैसे पढ़ेंगे हम लोग आरएनए, और हम देखेंगे कैटलिस्ट का भी काम करता है, कैटलिस्ट का भी काम करता है, और एक एडाप्टर होता है, एडाप्टर मतलब ट्रांसफर भी करता है इंफॉर्मेशन को, और लास्ट में हम लिख दे रहे हैं जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, और सिर्फ किसमें? सिर्फ वायरसेस में। तो आप देख रहे हैं डीएनए का सिर्फ एक काम है जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करना मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में, लेकिन आरएनए का एक काम, दो काम, तीन काम, चार काम, पता है डाइवर्स काम है बाबू। तो आरएनए का बहुत ज्यादा रोल होता है चीजों में। चलिए अब क्या है, इट फंक्शन एडाप्टर, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस कैटलिस्ट का काम करता है। इन क्लास 11 यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड द वे दीज मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। तो मैंने अभी आपको बताया अच्छे से, ठीक है। In this chapter, we are going to discuss the structure of DNA, उसका replication, replication मतलब DNA से DNA बनना, the process of making RNA from DNA, इसका मतलब क्या होता है? Transcription, और the genetic code that determines the sequence of amino acid in proteins, the process of protein synthesis जिसे हम बोलते हैं translation, and elementary basis of this regulation, ठीक है ना। ये सब पढ़ेंगे हम, रेप्लिकेशन क्या होता है और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, सब पढ़ना है हमको। ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट डिकेड, हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि हमारे बॉडी में कितने जीन होते हैं। एक प्रोजेक्ट था जिससे हमें सारे जीन के बारे में पता लगाया था, उसको हमने किसी कंप्यूटर में डाटाबेस में कैद करके रख लिया था। इन द लास्ट सेक्शन द एसेंशियल ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस विल बी डिस्कस्ड। Let us begin our discussion by first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system, that is DNA. In subsequent sections, we will understand that why it is the most abundant genetic material and what is the relationship is with RNA. तो DNA ध्यान से देखिएगा, DNA is a long polymer of deoxyribonucleic acid, है कि नहीं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, मैंने कहा देखिए न्यूक्लियोटाइड का लंबा चेन होता है न्यूक्लिक एसिड, तो ये कोई कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अगर होता राइबोन्यूक्लियोटाइड तो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक बड़ा चेन है। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जितना नंबर ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होगा उतना ही बड़ा चेन होगा present in it. This also is the characteristic of an organism. For example, याद रखें बहुत ही बेहद और रटने वाला क्वेश्चन यहां से बनता है। एक बैक्टीरियोफेज है जिसका नाम है 5174, इसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। कितने हैं? यानी कि जो 5 है बाबू, इसके पास कितने हैं? 5174, इसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड हैं।
न्यूक्लियोटाइड्स हैं। बैक्टीरियोफेज है एक लैम्बडा है वो बैक्टीरियोफेज, इसके पास कितने हैं 48,502 हैं। और ये बेस पेयर क्यों ऐसा लिखा है बताएंगे हम आपको। ई कोलाई हैज, ई कोलाई अगर है देखें 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स हैं, एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन 3 इंटू 3 इंटू 10⁹। तो 3 तरीके 9 ऐसे याद कर लो आप लोग, और यहाँ याद कर लो, यहाँ पे कोई याद नहीं रटना ही पड़ेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया खाने वाला जो वायरस है, इसको न्यूक्लियोटाइड क्यों लिखा है सिर्फ, क्यों बेस पेयर नहीं लिखा है? क्योंकि बाबू इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसलिए न्यूक्लियोटाइड लिखा, नहीं तो लिखता बेस पेयर लिखता। अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज लैम्बडा हैज इतने बेस पेयर्स, यानी कि पक्का इसके पास जो डीएनए होगा, उसके पास जो डीएनए होगा वो क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। ई कोलाई जो है इसमें भी ये है, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि 5 इंटू 174 जो बैक्टीरियोफेज है, इसमें 5386 5386 एज इट इज याद करना पड़ेगा। ये आपको एग्जाम में टेस्ट के पहले आप पढ़ के जाएंगे। चलिए ये मैंने पूरा बता दिया है आपको, फिर भी एक बार हम रीड कर देते हैं आपके लिए। Let us recapitulate the chemical structure of a polynucleotide chain DNA or RNA. The nucleotide has 3 components: a nitrogenous base, पेंटोस सुगर, अगर राइबोज जो सुगर है कह रहा है राइबोज होगा अगर आरएनए है, और डीऑक्सीराइबोज होगा अगर डीएनए है, एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन में आएगा एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पायरिमिडीन जिसमें आएगा कट यानी साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। ठीक है ना, एकदम समझ में आ रहा होगा, तो चीजों को एकदम कंसंट्रेट करिए। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन। याद करिए, सब बताया मैंने। और नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ 1 कार्बन पेंटोस सुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। कह रहा है कि जो ये देखिए, जो ये जहां से क्वेश्चन बनते हैं मैं ये बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बनेगा आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं, कि ये नाइट्रोजनस बेस जो है, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ 1 कार्बन पेंटोस सुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। यानी कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो एक पेंटोस सुगर के जो पहला 1 कार्बन है उस पे OH है, उससे आके जुड़ता है, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, इसके बाद सच एज, न्यूक्लियोसाइड के एग्जांपल दे रहा है, उन्हीं को हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, अगर बाबू वो आरएनए का है तो एडिनोसिन कहेंगे, डीएनए का सुगर है तो डीऑक्सी एडिनोसिन कहेंगे, सुगर नहीं मतलब न्यूक्लियोसाइड। गुएनोसिन और डीऑक्सी गुएनोसिन। अब देखो, यानी कि दोनों न्यूक्लियोसाइड हैं और इसमें प्यूरिन्स थे तो साइन कह दिया। अगर पैरिमिडिन्स के होंगे तो साइटिडीन हो गया, डीऑक्सीसाइटिडीन हो गया, यूरिडीन हो गया, डीऑक्सीथाइमिडीन हो गया। ठीक है ना, ये सब चीजें। यूरिडीन मतलब आरएनए में होगा, और अगर थाइमिडीन कह रहा है तो डीएनए में होगा। चलिए, when a phosphate group is linked to OH of 5 carbon of a nucleoside, ध्यान से देखेंगे, nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide is formed। कह रहा है deoxynucleotide depending upon the type of sugar। कह रहा है कि अगर जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है बाबू, यहीं से देखिए, फिगर समझते हैं, देखिए ध्यान से। ये दोनों आपस में मिला के हम कह दिए न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस सुगर मिला के न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब कह रहा है कि ये जो 5वां कार्बन है, 5 कार्बन, यहाँ पे इसके पास OH होगा और ये जुड़ रहा है फॉस्फेट से, इस और ये जो लिंकेज है इसको हम बोलेंगे फॉस्फोएस्टर लिंकेज। क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोएस्टर लिंकेज। गॉट इट, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखें। 2 nucleotides are linked through 3-5 phosphodiester linkage। यानी कि ये कह रहा है, देखिए ये फॉस्फेट ग्रुप है, इस सुगर से जुड़ा हुआ है और इस सुगर से भी जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं क्या, 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है बाबू, जिधर फॉस्फेट दिख जाए, 5 से फॉस्फेट, प से 5 देख लेना, वो 5 एंड है, और जहां पे OH फ्री दिख जाए वो 3 या 3 एंड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन A है, T है, G है, C है, यहाँ पे U नहीं दिख रहा है, यानी कि डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड है, कह सकते हैं।
मोर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी ज्वाइंड इन सच अ मैनर टू फॉर्म एन न्यूक्लियोटाइड। देखिए कोई भी नया जुड़ेगा ना तो 3' एंड पे ही जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, इधर नहीं, इधर बाबू टर्मिनल पोजीशन है, कोई भी इधर नहीं जुड़ेगा, हमेशा 5' टू 3' एंड पे ही जुड़ता है। जब हम पढ़ेंगे देखेंगे कि रीजन क्या है, जब हम पढ़ेंगे क्या रेप्लिकेशन तब। चलिए लिखा है a polymer thus formed has at one end free phosphate moiety, मतलब polarity देख लीजिए, polarity 5' end of sugar which is referred to as 5' end at polynucleotide chain. Similarly, at the other end of the polymer, the sugar has a free OH of 3' carbon group which is referred to as 3' end. जिधर OH free है वो 3' होगा और जिधर P phosphate free है वो 5' होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बनना शुरू होता है, देखिए ध्यान से, इस जिसको मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बनेगा उसको जरूर अंडरलाइन कर ले। द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट, यानी कि जो शुगर और फॉस्फेट होगा वही क्या बनाएगा, बैकबोन बनाएगा। क्या बनाएगा, बैकबोन, वही उसका स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। ध्यान से देखेंगे, यानी कौन कौन, फॉस्फेट्स और शुगर, याद रखना उसमें नाइट्रोजन बेस का कोई रोल नहीं है। The nitrogenous base linked to sugar moiety project the backbone, यानी कह रहा है कि मान लेते हैं ये बैकबोन है किसी भी डीएनए का, जिसमें कौन है, फॉस्फेट्स हैं और शुगर है, तो यहां से प्रोजेक्ट आउट कौन हो रहा है, प्रोजेक्ट आउट नाइट्रोजन, ऐसा लगेगा कि वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। ओके, in RNA, every nucleotide residues has an additional OH group present at 2' position in the ribose। कह रहा है कि राइबोस शुगर में कि 2' एंड पर पे एक एक्स्ट्रा OH आपको देखने को मिलेगा जो डीएनए में देखने को नहीं मिल रहा है। Also in RNA, the uracil is found at the place of thymine. Another chemical name for thymine is 5-methyl uracil। कह रहा है डीएनए में थाइमिन था, इसमें यूरासिल होगा। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट, यहां से देखिए चैप्टर शुरुआत करते हैं हम लोग, अब इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, यहां से देखें ध्यान से। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस, डीएनए क्या है, एक एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, कहां होता है, न्यूक्लियस में, वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय एफ मिक्सचर इन 1869। याद करिए 1869, गांधी जी का जन्म भी हुआ था इसी समय, तो याद रखेंगे। और उन्होंने ही नाम दिया था इसको, पहले न्यूक्लिन नाम दिया था, तो एफ मिक्सचर बहुत बड़ा नाम है एक। However, due to technical limitations in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for a very long period of time। उस समय कह रहा है इतना स्टडी होने के बाद भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, यानी कि इतना मीडिया नहीं था या इतना इक्विपमेंट्स नहीं थे, टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से ये सारी चीजें सिर्फ एक मान्यता बन के रह गई, मींस सपोजिशन बन के रह गया, इल्यूजन बन के रह गया, इसको कोई प्रूव नहीं कर सका, ना ही कोई किसी को समझा सका। ठीक है, It was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on the X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA. Very important, double helix model of DNA was given by Watson and Crick in 1953 with the help of X-ray pattern data produced by Wilkins and Franklin। याद रखना ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे ही बहुत क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं, यानी कि 1869 में 1869 से 1953 लगभग देख रहे हो ना, 70-80-90 साल लग गए चीजों को आगे बढ़ाने में। क्यों? ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन। क्या बोलेंगे? ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन। ओके, one of the hallmark of their proposition was base pairing between the two strands of polynucleotide chain. However, this proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff, very important name again, Erwin Chargaff, that for a double stranded DNA, the ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equals to 1। कह रहा है कि A और T का रेशियो इज इक्वल टू G और C का रेशियो इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बारे में हम अभी और बात करेंगे। चलिए, द बेस पेयरिंग कॉन्फर्स, अच्छा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तुरंत, ध्यान से देखिएगा। एरविन चारगाफ का रूल क्या था, ध्यान से देखेंगे इसको, थोड़ा पीछे हम ले जाते हैं आपको नोट्स पे।
देखिए सबसे पहली बात, चार्गर रूल से क्या क्या रूल बनेंगे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ना आरएनए के लिए, ना कोई और चीज के लिए, ना सिंगल स्टैंड के लिए। टोटल प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल पायरिमिडीन। इनका यही मतलब था कि किसी भी डीएनए में डबल स्टैंड अगर है तो उसमें जितना ही प्यूरिन होगा उतना ही क्या होगा, पायरिमिडीन होगा। और अगर दोनों सेम हुए बाबू, दोनों सेम हुए, दोनों का रेशियो कितना होगा, इक्वल टू 1 होगा। या तो हम कह दें a प्लस जी अपॉन सी प्लस टी इज इक्वल टू 1, या तो कह दें c प्लस टी अपॉन a प्लस जी इज इक्वल टू 1, या तो हम कहते हैं a अपॉन जी इज इक्वल टू a अपॉन, देखिए ध्यान से, a अपॉन जी इज इक्वल टू c अपॉन t इज इक्वल टू 1। सब कह दे, सब सही है बाबू। यहाँ पे अगर a की वैल्यू t के बराबर है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक स्ट्रैंड इधर है, एक स्ट्रैंड इधर है बाबू, याद है आपको, a हमेशा किससे जुड़ेगा, t से, g हमेशा किससे जुड़ेगा, c से। ध्यान से देखेंगे a और t के बीच में कितना होगा, 2 बॉन्ड्स होंगे हाइड्रोजन के। और g, याद रखना ये वाली बात कि a हमेशा थायमिन से जुड़ता है और g हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। याद रखेंगे इस बात को, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए, तो चारगाफ रूल ये था, ठीक है। तो चारगाफ देखिए, इन एनी डबल स्ट्रैंड डीएनए जितना ए होगा उतना ही टी होगा, जितना सी होगा उतना ही जी होगा। यानी कि अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए है, चारगाफ रूल बस इतना कहता है कि एडेनिन जितना होगा उतना थाइमिन होगा, और जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। यानी कि जितना प्यूरिन उतना पायरिमिडिन, सीधी बात। तो रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। चारगाफ रूल ओनली एप्लीकेबल ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिर्फ डबल स्टैंड डीएनए पे होगा, सिंगल स्टैंड डीएनए पे नहीं होगा, सिंगल आरएनए पे नहीं होगा, डबल स्टैंड आरएनए पे भी नहीं होगा। याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन देखिए चारगाफ रूल पे, इन एन ऑर्गेनिज्म डीएनए दैट इज डबल स्टैंड डीएनए 17% ऑफ बेसेस आर शोन टू बी साइटोसिन, द परसेंटेज ऑफ अदर 3 एक्सपेक्टेड टू बी। ध्यान से देखो क्या बोला है, डीएनए बोला है ना, तो कुछ नहीं, डबल स्टैंड मान के चलेंगे, कुछ नहीं बोला है तो अच्छा बोल दिया, चलो मैंने लिख दिया, लेकिन बोलेगा नहीं, कभी बोलेगा नहीं, समझ रहे, डीएनए दिया है डबल स्टैंडर्ड। 17% क्या है, साइटोसिन। देखो 17% साइटोसिन है, तो मैंने कहा जितना साइटोसिन उतना ही क्या होगा, गुआनिन। तो 17% अगर साइटोसिन है तो गुआनिन भी कितना होगा, 17%। 17 कितना होता है, 34। तो 100 में से 34 घटा दो, देखो 100 में से 34 घटा दो कितना आ जाएगा, बोलो, 10 में से 4 जाए 6, है कि नहीं, आ जाएगा 66%। यानी कि 66% में से आ गया 2 लोग, कौन, एक ए और एक टी। तो बाबू 33 कौन हो जाएगा, ए, और 33 क्या हो जाएगा, टी। सिंपल है, देखो कितना सिंपल है, आसान से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिनको पीडीएफ नहीं है ये हमसे ले लेंगे पूरा, बाकी हम एनसीईआरटी फोकस करते हैं, उसी पे हम ध्यान दे रहे हैं ज्यादा, ठीक है। अरे ये क्या हुआ, एनसीईआरटी व्हाट वर्ड, आज ये वापस। लिखा है द बेस पेयरिंग confers a very unique property to the polynucleotide chains, ठीक है। They are said to be complementary to each other, and therefore if the sequence of bases in one strand is known, then the sequence in अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रेडिक्टेड। कह रहा है कि कह रहा है कि जो बेस पेयरिंग हो रही है ना, मान लो एक स्ट्रैंड है, इसके पास ए लटका हुआ है, इसके पास जी लटका हुआ है, इसके पास सी लटका हुआ है। तो ए के सामने टी आएगा, जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी। यानी कि एक स्ट्रैंड है तो दूसरा स्ट्रैंड हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कह रहा है यही बेस पेयरिंग का सबसे बड़ा फायदा है। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब पेरेंट, for synthesis of new strand, the 2 double strand DNA thus produced would be identical to the parental DNA molecule. Because of this, the genetic implications of the structure of DNA become very clear. कह रहा है, मान लो डीएनए है, ध्यान से देखो, ये डीएनए है, नया डीएनए, पुराना डीएनए है, तो हम बोलेंगे टेम्पलेट। क्या बोलेंगे, हम देखेंगे पढ़ेंगे, नया नया यहां से बन रहा है इस डीएनए। मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे टी है। देखो फिर से देखो, मान लो यहाँ पे देखो ध्यान से, ए है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे टी है। देखो
तो इसके सामने एक नया डीएनए बन जाएगा ना। कैसे बनेगा? ए के सामने कौन आएगा? टी आएगा, इसके सामने सी आएगा, इसके सामने जी आएगा, इसके सामने ए आएगा। तो वही कह रहा है, और वो एक स्ट्रैंड यहाँ भी बन जाएगा इसके सामने। तो वही कह रहा है कि जो पुराना डीएनए है वो ओल्ड स्ट्रैंड, उसको हम टेम्पलेट कहेंगे। और अगर ओल्ड स्ट्रैंड है, मान लो डबल स्ट्रैंड, उसको खोल दो तो दो ओल्ड है, तो उसमें से दो नया बन जाएगा। क्या? दो न्यू डॉटर बन जाएंगे। न्यू को हम डॉटर कह रहे हैं, वही कह रहा है सीधी सीधी बात। अब आते हैं हम लोग द सेलिएंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहली बात, इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, सबको पता है, वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुगर फॉस्फेट एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, अंदर की तरफ होंगे बाबू, अंदर ही बॉन्ड बनना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बनते हैं, वहां लिख देगा क्वेश्चन में आउटसाइड, तो इसको बहुत अच्छे से केयर करेंगे। The two chains have anti-parallel polarity. It means one chain has the polarity 5-3-, the other has 3. यानी कि अगर मान लो ये 5-3- है, तो इससे जो जुड़ने वाला है बाबू, ये पक्का 3- to 5- होगा। ठीक है। The bases in two strands are paired through hydrogen bond. Bases के बीच में कैसा पेयरिंग होगा, कैसा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का, फॉर्मिंग बेस पेयर्स। Adenine forms two hydrogen bonds with thymine from opposite strand and vice versa. ठीक है ना? एडेनिन जो होगा, ध्यान से देखेंगे इसको, एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ दो बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड नहीं कहेंगे इसको, टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहेंगे। डबल डबल नहीं है बाबू, ये टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, याद रखना। सिमिलरली गुआनिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन विथ थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, थाइमिन जो है एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक उसी तरह से साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ट्रिपल नहीं बाबू, मैं भूल गया खुद, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन भी हमेशा साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ओके। As a result, always a purine comes opposite to a pyrimidine, यानी कि प्यूरिन के सामने हमेशा कौन आएगा? पायरिमिडिन। अरे देखो यार, ये क्या है? एडेनिन, यानी कि ये क्या है? प्यूरिन है, तो इसके सामने हमेशा टी आएगा, वो क्या है? पायरिमिडिन। ठीक है। जी क्या है? गुआनिन, ये हमेशा प्यूरिन है, इसके सामने हमेशा पायरिमिडिन आएगा, क्या आएगा? सी, ट्रिपल बॉन्ड सी बनाएगा। ठीक है। The two chains are coiled in a right-handed fashion. The pitch of the helix is 3.4 nanometer and are roughly, चलो इसको समझाते हैं हम फिगर से आपको अच्छे से। ले चलते हैं उसी पे, बस एक मिनट दीजिए। देख, ध्यान से देखिए, ये पूरा है यस बना, यस, ध्यान से देखें, या तो यहां से बना यस। ये जो पूरा है ना, इसी को बोलते हैं पिच। एक यस बनाओ आप, उसी को बोलते हैं पिच। और जो ये पिच है बाबू, इसका लेंथ जो होता है 3.4 नैनोमीटर। क्या होता है? 3.4 नैनोमीटर, यानी कि पिच जो होता है, पिच। यानी कि अब क्या बनाना है? जो हेलिक्स उस पे यस बनाइए, बस यस। देखिए ना, या तो यहाँ ले लें, ये भी एक पिच है, देखिए यहां से लो तो ये एक पिच है, समझ रहे ना? तो एक टर्न वाली बात हो रही है वही। तो कितना होता है पिच? 3.4 नैनोमीटर, याद रखेंगे। बैकबोन है ये, बैकबोन का मतलब क्या? यही बना रहा है आपका ये जो फॉस्फेट और शुगर है ये सब, और अंदर प्रोजेक्ट इनसाइड कौन है? ये सब बेसिस है, बेस पेयरिंग। देखिए ये तो एक बेस पेयर ये हो गया, एक बेस पेयर ये, एक बेस पेयर ये, दो बेस पेयर है। दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है ये होता है 0.34 नैनोमीटर। तो बेस पेयर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस नहीं हम कह रहे हैं, इन दोनों के बीच, यानी कि ऊपर नीचे। मान लो कि ये कोई डीएनए है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये होता है 0.34 नैनोमीटर। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए,
1 घंटे का वीडियो हो गया होगा। चलिए देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, फिर समझिए इसको। द टू चेन्स आर coiled इन अ राइट हैंडेड फैशन। अब इसीलिए इसको हम बोलते हैं BDNA। क्या बोलते हैं बाबू? BDNA। ठीक है ना, इसको पढ़ना नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया मैंने। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। जो पिच है पूरा एस बनाना है वो क्या होता है? 3.4। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच पिच। देखिए एक पिच में कुल मिला के 10 बेस पेयर्स होंगे। ठीक है, याद रखना है इसको। Consequently, the distance between a base pair is a helix। तो वही कह रहा है कि 3.4 को 10 से डिवाइड कर दो तो मुझको मिल जाएगा 0.34 नैनोमीटर। तो एक पिच में कुल मिला के 10 बेस पेयर्स हैं, और अगर हम दो बेस पेयर के बीच का जगह हम देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा बताइए? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, देखो एडेनिन थायमिन से जुड़ा हुआ है गुआनिन साइटोसिन से। The plane of one base pair stacks over the other in double helix. This, in addition to hydrogen bond, confers stability of the helical structure. Means इससे क्या होता है? इससे पता चलता है, देखिए कि मतलब कि ये स्टैकिंग हुई है, देखो जैसे लॉक एंड की टाइप का, तो इससे स्टेबल ये बना लेता है, इसको स्टैकिंग कहते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। राइट हैंडेड फैशन, देखो दाहिने की तरफ मुड़ा हुआ है, राइट हैंडेड डीएनए इसलिए कहते हैं इसको। Compare the structure of purine and pyrimidines. Can you find out why the distance between two polynucleotide chain in DNA remain constant? Constant इसलिए रहता है, याद रखना इसको, constant क्यों रहता है? क्योंकि एडेनिन के सामने हमेशा थायमिन आएगा और गुवानिन के सामने हमेशा साइटोसिन आएगा, तो बाबू इसलिए दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस बात को याद रखेंगे। ओके, अब आता है बाबू यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा। ध्यान से देखिएगा इसको। The proposition of double helix structure for DNA and its simplicity in explaining the genetic implications become revolutionary. Very soon, Francis Crick, चौथा नाम, Francis Crick proposed the central dogma in molecular biology, which states that genetic information flows from DNA, RNA and protein. ध्यान समझेंगे इस बात को। देखिए सेंट्रल डोग्मा क्या है, ये बस इतनी बात है कि फ्रांसिस क्रिक ने इन्होंने प्रपोज किया था। इन्होंने कहा था जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए से आरएनए के पास जाता है और फिर आरएनए से प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट होता है, यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। सेंट्रल डोग्मा यही कहता है डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है बाबू? रेप्लिकेशन। बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है, पता नहीं क्यों इतना आसान है। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है ना। और ध्यान सुनिएगा, कहा जाता है कि एमआरएनए से प्रोटीन बनाना, डीएनए बनाना, ध्यान से देखिएगा, इसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं बाबू? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये वायरसेस में देखने को मिलता है आपको। और एमआरएनए से जब हम डीएनए बनाते हैं तो उसे हम सीडीएनए कहते हैं। सीडीएनए या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्या कहते हैं बाबू? कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि हम आरएनए को देख करके डीएनए बना रहे हैं। मैक्सिमम क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन हम आरएनए है उसमें जितने जहां जहां टी है उसको हटा, जहां जहां यू है उसको हटा के टी कर दो, डीएनए बन जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए हम कह देते हैं कि जब हम एमआरएनए से डीएनए बनाते हैं इसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इसको हम सेंट्रल डोग्मा का क्या हो गया, ये एक तरह से उसका उल्टा हो गया, है कि नहीं? उसका एक तरह से एक्सेप्शन हो गया। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? तो याद रखेंगे इसको भी। In some viruses, the flow of information is in reverse direction, that is from RNA to DNA. ठीक, तो इसे बोलेंगे क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ध्यान से देखिएगा। Taken the distance between two consecutive base pairs 0.34 nanometer, if the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated by multiplying the total number of base pairs with the distance between two consecutive base pairs, that is 6.6 10 to the power। क्या कह रहा है ये? देखो, मान लो ह्यूमन, किसी का डीएनए, ह्यूमन का डीएनए मान लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन डीएनए है और इसमें अगर देखा जाए कुल मिलाकर के कितने बेस पेयर्स हैं, मान लेते हैं हम कि 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स हैं। और दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। तो हम क्या करें, देखिए ध्यान से, लेंथ ऑफ डीएनए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। तो अगर हम मैमेलियन डीएनए की बात करें
तो बाबू कितने होते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर, देखो 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9, और दो के बीच के लेंथ कितना है 0.4 नैनोमीटर। अगर 10 टू पावर -9 से हम गुणा कर दो मीटर में हो जाएगा, तो 0.34 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये एक नियर बाई आ जाएगा 2.2 मीटर। सिंपल। चलिए, इट्स क्या लिखा है, इट्स कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स, ठीक है ना, और लेंथ दैट इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ ए टिपिकल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे इतना ही होता है, बहुत ज्यादा हो गया, तो कैसे अंदर रखा जाता है इसको, ठीक है ना। ओके, इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई, दो ये क्या लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज इतना, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर। अरे मैंने फार्मूला बता दिया है, उस फार्मूले में इसको पुट करिए और जाके देखिए 4.6 इंटू 10 पावर 6 होता है उसका बेस पेयर होता है, तो आप वहां से निकाल सकते हैं आराम से करके, बताइएगा मुझे, कमेंट में लिखिएगा सब लोग। इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई, कमेंट में जरूर लिखेंगे इसको, इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई, दो प्रोकैरियोट्स में हम पैकेजिंग देख रहे हैं बाबू, such as E. coli, though they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. DNA is held with some proteins in a region termed as nucleoid. The DNA in nucleoid is organized in large loop held in proteins. इसका मतलब क्या है, आपको हम फिर पिछले आते हैं, देखिए ये सब चीजें हैं बहुत कॉन्सेप्चुअल, इसलिए हम बस फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, बस वही का पार्ट है सब। देखिए चलिए, देखिए पैकेजिंग की बात कर रहे थे हम, चलिए जल्दी से भी बता दें। देखिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए में, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्रोटीन में कुछ प्रोटीन होते हैं बॉडी में, सेल्स में पॉजिटिव चार्ज उसी में बाइंड होते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटीन के बारे में हम देख लें, प्रोटीन होता क्या है, इट इज द चेन ऑफ अमीनो एसिड, और हमारे बॉडी में अमीनो एसिड जो एसेंशियल होते हैं 20 टाइप्स होते हैं, 20 तरह के होते हैं, मतलब अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड है क्या, आप पढ़े होंगे, कंपाउंड है एक जिसमें कार्बन होता है, ध्यान से देखिएगा, जिसमें कार्बन होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और एक हाइड्रोजन होता है, और एक आर होता है मतलब कि एल्किल ग्रुप, जो कि चेंज हो सकता है, वो बड़ा छोटा अपने हिसाब से। इस ये तीनों कांस्टेंट हैं इसमें, ये तीनों एकदम कांस्टेंट है, इसी में चेंज होगा तो 20 टाइप के अलग अलग तरह के अमीनो एसिड होंगे, तो बेसिक भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो बाबू एसिडिक में याद रखना है आपको, देखिए ध्यान से, लाइसिन, आर्गिनिन और हिस्टीडीन, ये तीनों बेसिक होते हैं, और ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड नाम से ये एसिडिक होते हैं, बच्चे कितने 15, ये सब न्यूट्रल होते हैं। ध्यान से इस बात को समझेंगे, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा ग्रुप किसी भी में NH2 है तो बेसिक हो गया, और बेसिक हो गया नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा COH बहुत ज्यादा है, ग्रुप 2 3 4 ऐसे हैं, तो वो एसिडिक होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। तो हम बात करें ई कोलाई में, ई कोलाई की बात कर रहे हैं, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, तो डीएनए इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, ठीक है ना, न्यूक्लियस नहीं है, तो और डीएनए भी वहां पे हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड हेल्ड विथ सम पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्या होता है इसमें कि एक होता है बेसिक प्रोटीन जिसका नाम है पॉलीअमीन, क्या नाम होता है, नाम नहीं याद रखना है, बस आप ये समझिए कि एक होता है बेसिक प्रोटीन। हम प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, सारे डीएनए एक ही जगह पे आ जाते हैं, और वहां पे एक प्रोटीन होता है बेसिक प्रोटीन जिसका नाम है पॉलीअमीन, उसी में लूप के फॉर्म में बन जाते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने बताया है, ये है बाबू पॉलीअमीन, एक बेसिक पॉजिटिव प्रोटीन है, सारे डीएनए लूप के फॉर्म में यहीं आके सब इसी रीजन को हम बोल देते हैं क्या, न्यूक्लियोइड। तो ये पैकेजिंग होता है किसमें बाबू, ध्यान से समझेंगे, ये पैकेजिंग होता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है ना, ये किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में। अगर हम बात करें पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स में, ध्यान से देखिएगा, तो बेसिक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे यूकैरियोट सेल में पैकेजिंग देखेंगे तो वहां पे बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हम पढ़ रहे हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर लपेटे जाएंगे। हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन एमिनो एसिड लाइसिन एंड अर्जिनिन। तो कहेगा हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं यूकैरियोट्स में, वो पॉजिटिव चार्ज नेचर क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास होता है लाइसिन और अर्जिनिन, और ये सब बेसिक होते हैं अमीनो एसिड, आपको पता है, और पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ओके, मतलब अगर हम देखेंगे आप हिस्टोन प्रोटीन को, तो ये पूरा हिस्टोन प्रोटीन हम मान लेते हैं, तो देखेंगे आर्गिन, लाइसिन, अर्जिनिन, यहाँ ट्रिप्टोफैन भी है, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एलेनिन, अर्गिन, देखेंगे अर्जिनिन लाइसिन ज्यादा है और पॉजिटिव ज्यादा है, तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वही कह रहा है
पैकेज्ड बाय 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, 5 तरह के यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन पाए जाएंगे। H1 होगा, H2A होगा, H2B होगा, H3 होगा और H4 होगा, याद रखेंगे। और याद रखेंगे इस बात को, जब डीएनए जो है वो हिस्टोन के साथ लपेट दिया जाता है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं बाबू? क्रोमैटिन बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ध्यान से देखेंगे इस बात को, आगे और अच्छे से समझाया है हमने। देखिए जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं 5 तरह के होते हैं यूकैरियोट में, H1, H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है ना। और ये 8 होते हैं, मतलब ये सिंगल होगा, H1 बाहर होता है, ये 2 अंदर होंगे, 2 अंदर 2 अंदर, ये 8 होते हैं, इसलिए हिस्टोन ऑक्टामर कह देते हैं। और जब हिस्टोन पे डीएनए मिल जाता है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, जो कि थ्रेड लाइक होता है। क्या होता है? थ्रेड लाइक। और जब हम देखेंगे ये क्रोमैटिन है, देखिए ध्यान से, ये क्रोमैटिन है, थ्रेड लाइक क्रोमैटिन 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 क्रोमैटिन। इसको अगर हम एक यूनिट उठा के देखें, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं बाबू? न्यूक्लियोसोम। अगर कोई कहे क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर क्या है तो कह देना थ्रेड लाइक, अगर कोई कहे न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर क्या है तो कह देना बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे स्ट्रिंग माला पहनते हैं ना, माला में छोटा छोटा बीड्स होता है, उस तरह का है। और ये कहां देखने को, कैसे देखने को मिला था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने को मिला था, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं क्रोमैटिन क्या है? इट इज नथिंग, इट इज ग्रुप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। याद रखेंगे इस बात को। चलिए, जो मैंने यहाँ बताया आपको, बस 10 सेकंड दीजिए हमको। ये देखिए आपको दिख रहा है ये बड़ा सा हिस्टोन प्रोटीन, देखिए पूरा पूरा हिस्टोन प्रोटीन है। यहाँ पे आपको H2A देखने को मिल रहा है, H2B देखने को मिल रहा है, H3 देखने को मिल रहा है, H4 देखने को मिल रहा है, और साथ में यहाँ पे एक है लिंकर डीएनए, दिख रहा है ना आपको? यही है H1। H1 बाहर होता है, बाकी सब अंदर होते हैं। ये यहाँ पे H2A 2 रहेगा, यहाँ पे H2B 2 रहेगा, यहाँ पे H3 2 रहेंगे, यहाँ पे ये भी, यानी कुल मिला के हो गया। इसे ये जो गोल वाला पार्ट दिख रहा है एनसीईआरटी में, इसे बोलते हैं कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। याद रखेंगे इसको। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे डीएनए बाइंड हो रहा है, बाइंड हो रहा है, बाइंड हो रहा है, खूब जाके लपेटा जा रहा है, यहाँ आके बाहर इसको कसने का काम करता है कौन? लिंकर डीएनए लिंक करता है इसको। तो याद रखेंगे इसको, या अच्छे से ध्यान से समझेंगे, इतना हमको जाना नहीं है। H1 इज नॉट इंक्लूडेड इन हिस्टोन ऑक्टामर। अगर कहीं हिस्टोन ऑक्टामर में तो H1 इंक्लूड नहीं होता है। एक न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर कंटेन करता है, यानी कि 400 नाइट्रोजनस बेस को कंटेन करता है, इस बात को याद रखना है। मींस एक न्यूक्लियोसोम, मैंने कहा कि देखिए ध्यान से फिर से सुनिए, यूकैरियोट्स में जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं बेसिक होते हैं वो, और उन पे डीएनए लपेटा होता है। हिस्टोन प्रोटीन में देखेंगे 2 चीजें होंगी, एक बाहर ऐसे लंबा रसगुल्ला की तरह दिख रहा है, वो H1 है, और बाकी अंदर कई सारे हैं, H2A, H2B, H3 और H4, और 8 हैं कुल मिला के अंदर, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं हिस्टोन ऑक्टामर। उस पे डीएनए लपेटा होता है, और डीएनए का जो पार्ट बाहर होता है उनको कसने का काम करता है लिंकर डीएनए, या तो H1 की हम बात करें तो, ठीक है ना, ताकि एकदम लूज ना हो, एकदम कस दे उसको, अच्छे से बाइंड कर दे अच्छे से, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि एक न्यूक्लियोसोम, हाँ ठीक है, तो जब हम किसी भी हिस्टोन पे अगर हम किसी डीएनए को लपेट दे रहे हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। और जो क्रोमैटिन है उसकी एक यूनिट हम देखेंगे, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो क्रोमैटिन का कोई स्ट्रक्चर पूछे तो कह देना इट इज नथिंग, इट इज नथिंग, इट इज उसका शेप पे पूछे, देना इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलना? थ्रेड लाइक। यही चल के आगे क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा, हम देखेंगे अभी। तो क्रोमैटिन ही है जो क्रोमोसोम बनाएगा, और क्रोमैटिन जो है बाबू, वो उसका जो एक एक यूनिट है उसको न्यूक्लियोसोम कहेंगे। और न्यूक्लियोसोम को जब देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर तो देखेंगे बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा पूरा एकदम अपीयरेंस आ रहा था। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन। तो देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ बेस पेयर कितना ह्यूमन में? 6.6 × 10⁹। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम क्या होगा? टोटल बेस पेयर में किसको डिवाइड करते हैं? 200। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर होते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम पैकेजिंग एट हायर लेवल। एनसीईआरटी है पूरा, अभी दिखाएंगे हम आपको। देखिए अगर अकेला है तो डीएनए बोलेंगे, डीएनए में अगर हिस्टोन प्रोटीन, मतलब डीएनए को अगर हिस्टोन प्रोटीन में लपेट दिया तो क्रोमैटिन बोलेंगे, और अगर क्रोमैटिन जब पैक्ड कर दिया हायर लेवल पे उसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे। हायर लेवल का मतलब होता है डीएनए का जब डिवीजन होता है, मतलब कि जब सेल डिवीजन होता है उस समय क्या हाल है इसका, कैसे पैकेजिंग हो रही है, उसको हम हायर लेवल कहते हैं। चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साफ साफ है, देखिए सब कुछ एकदम क्लियर। पानी पी ले थोड़ा। The packaging of chromatin at higher level requires additional set of protein that collectively are referred as non-histone chromosomal protein, NHC कहते हैं उसको,
ठीक है ना। अगर हायर लेवल में पैकेजिंग करना है, मतलब जो सेल डिवीजन है उस समय जो पैकेजिंग हो रही है, जब सेल डिवीजन हो रहा है उस केस में कुछ और हिस्टोन के अलावा कुछ और चाहिए, उसको हम कहते हैं क्या, एनएससी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। उस समय हिस्टोन की जरूरत नहीं है, उस समय नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। क्या है ये देखिएगा, ये आपके पास है क्रोमेटिन, ठीक है ना, मतलब हिस्टोन की जरूरत है तभी ना क्रोमेटिन बना। इसके अलावा देखिए क्रोमेटिन है ये, आपको पता सेल डिवीजन में जीवन आता है, फिर एस फेज आता है, फिर जी2 आता है, फिर आपका आ जाता है एम, यानी कि पीमैट कहते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। देखिए ध्यान से हुआ क्या, क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन कंडेंस होना शुरू हुआ। क्रोमेटिन क्या होने लगता है, जैसे जैसे फेजेस बढ़ते हैं आपके सेल डिवीजन में, वो कंडेंसेशन शुरू होता है। और देखेंगे प्रोफेज में आके और मेटाफेज में तो एकदम जबरदस्त, मेटाफेज में आकर के एकदम बढ़िया से आपको क्रोमोसोम, वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम देखने को मिल जाता है। तो ये क्रोमेटिन जो एकदम डिसफिगर्ड था, एकदम नॉन ऑर्गेनाइज्ड था, अब ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। इस बात को याद रखेंगे, कंडेंस हो रहा है, और देखेंगे मेटाफेज तक जाते जाते एकदम अच्छे से क्रोमोसोम बना दे रहा है। ठीक, यही है पैकेजिंग एट हायर लेवल। कहने का मतलब क्या है, समरी देखिए कि डीएनए है, डीएनए में हिस्टोन मिला तो क्रोमोटिन कह दिए, क्रोमोटिन से जैसे एनएससी मिला क्रोमोसोम कह दिए। वेरी गुड। चलिए दो कॉन्सेप्ट और आता है इसमें, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। देखिए ध्यान से, यहां पे खूब दूर दूर है सब कुछ, है ना, यहां पे देखिए एकदम नजदीक नजदीक है। ध्यान से देखेंगे तो लेस हिस्टोन, अगर हिस्टोन कम है तो डीएनए भी कम होगा, तो डीएनए कम और लूजली पैक्ड होगा, लेस डीएनए होगा। ध्यान से ना, अगर ये बहुत ज्यादा हिस्टोन है, हिस्टोन ज्यादा, तो डेंसली पैक खूब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा डीएनए को, डीएनए भी मोर होगा। ध्यान से देखेंगे। अब देखिए अगर स्टेनिंग की जाए, मतलब कि इसको किसी भी पेंट में डुबाया जाए, किसी पेंट में डुबा दिए, निकालोगे तो क्या हल्का दिखेगा, क्योंकि उसमें डीएनए कम है, और कम है तो कम चिपकेंगे उसमें कलर, इसलिए लाइट स्टेन होगा। और जो एकदम पास पास है, वो मतलब एकदम घने हैं, तो खूब ज्यादा उसमें कलर लग जाएगा, डाई लग जाएगा, तो हम बोलेंगे डार्क स्टेनिंग हो रहा है। और बाबू देखो यहाँ पे जो यूक्रोमेटिन है, जो लेस स्टोन है, लूजली पैक्ड है, लेस डीएनए है, लाइट स्टेन है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। देखिए ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए डीएनए जो होता है बाबू, वो आरएनए में कन्वर्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स आते हैं, ठीक है ना, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज, ये सब कुछ भी, आरएनए पॉलीमरेज, जो भी एंजाइम्स आएंगे, वो एंजाइम को यहाँ पे बाइंड करने के लिए अच्छे से जगह मिल जाता है, इसीलिए कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, यहाँ पे जगह नहीं होता है, एंजाइम्स नहीं बाइंड कर पाते हैं। तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, चलिए एनसीईआरटी पे चलते हैं फिर। चलिए देखिए, in prokaryotes such as E. coli, though they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. DNA being negatively charged is held with some proteins that have positive charges in a region termed nucleoid. The nucleoid is organized in large loops हेल्ड बाय प्रोटीन, और प्रोटीन का नाम बताया मैंने, पॉलियामीन्स बताया ना। तो वही कह रहा है, याद रखना, ये स्टेटमेंट से कंफ्यूजन होती है यहाँ पे कि डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, ये याद रखना। और याद रखना यहाँ पे लूप के फॉर्म में न्यूक्लॉइड, एक जैसे कि पूरा सेल है, इसमें एक ही जगह पे आके डीएनए सारा सारा ऐसे बाइंड होता है, न्यूक्लॉइड बना लें, उसी को न्यूक्लॉइड कह रहे हैं, न्यूक्लॉइड, क्योंकि न्यूक्लियस है नहीं इसमें। और ठीक है ना, चलिए अब यूकैरियोट्स में देखिए, बता दिया है मैंने सब कुछ, बस पढ़ते रहिए इसको अच्छे से, एक एक चीज देखिए, फील करिए इसको। इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। देयर इज सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, जिसको हम हिस्टोन्स कहते हैं। अ प्रोटीन एक्वायर्ड चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज व्हिच विद चार्ज साइड चेन्स। Histone are rich in the basic amino acid residues lysine and arginines, बताया मैंने, इसलिए पॉजिटिव होता है। Both the amino acid residues carry positive charge in their side chains. Histones are organized to form a unit of 8 molecules called histonoctamer. Histonoctamer में 8 molecules होते हैं, बता दिया हमने। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histonoctamer to form a structure called nucleosome. न्यूक्लियोसोम कहते हैं, यानी कि जो हिस्टोन प्रोक्टामर है इसी में लपेट दिया, इसको हम बोल दिए क्या, न्यूक्लियोसोम बोल दिए, ठीक है। और टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक न्यूक्लियोसोम में कुल मिलाकर के देखा गया, टिपिकल अगर देखा जाए, टिपिकली मींस ऑलवेज नहीं, इसमें एक्सेप्शन मिल सकते हैं आपको, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए होता है। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन।
ठीक है ना। न्यूक्लियोसोम, ठीक है ना, न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रिंग। क्या होता है वो? थ्रेड लाइक होता है। बॉडीज सीन इन न्यूक्लियस, द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए ये बीड्स दिख रहा है, माला की तरह दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो, ठीक है। Theoretically, how many such beads do you imagine or present in mammalian cell? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम मैंने कैलकुलेट करवाया है, वहां पे देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। The beads on string structure in chromatin, ये भी आप कमेंट में हमको बताएंगे आंसर इसका। The beads on string structure in chromatin is packaged to form chromatin fibers that are further coiled and condensed at metaphase। मैंने बताया कि जो क्रोमैटिन है वो मेटाफेज में आकर कंडेंस हो जा रहा है सेल डिवीजन टू फॉर्म और बना रहा है क्या? क्रोमोसोम। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स दैट कलेक्टिवली कॉल्ड NHC, that is non-histone chromosomal proteins. In a typical nucleus, some region of chromatin are loosely packed and stain light, सब बता दिया मैंने, are referred to as euchromatin। क्या कहते हैं उसको? euchromatin कहते हैं। The chromatin that is more densely packed and stain dark are called heterochromatin। Euchromatin is said to be the transcriptionally active chromatin where heterochromatin is inactive। सब बता दिया है मैंने अच्छे से, ओके। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देखिए लंबा लेक्चर होगा लेकिन कई पार्ट में डिवाइड कर देता हूं इसको। मैं जल्दी नहीं करना चाह रहा हूं, आपको रिवीजन करना है अच्छे से ताकि पढ़ के आप अच्छे से इसको आगे बढ़ें, ठीक है ना। चलिए, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल का सर्च शुरू हुआ। Even though the discovery of nuclein by Miescher and the proposition for principle of inheritance by Mendel were almost at the same time, but that the DNA act as genetic material took long to be discovered and proven। अब देखिए 1926 में the quest for determine the mechanism for genetic inheritance and reach the molecular level, previous discoveries by Gregor Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan and numerous other scientists had narrowed the search to the chromosomes located in the nucleus of most cells, but the question of what molecular was actually genetic material had not been answered। तो इस पैरा में कोई कुछ खास बात नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि 1926 से ये सारे कुछ शुरू हुआ और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं, ये हमारा बेसिक है और वो पैरा बकवास, उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। 1928 में एफ ग्रिफिथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया bacterium responsible for pneumonia witnessed a miraculous transformation in the bacteria। During the course of his experiment, a living organism had changed in physical form। उन्होंने देखा कि एक कोई जो कह रहा है कि एक कोई है ऑर्गेनिज्म जो अपना दूसरे के अब प्रभाव में आकर अपना पूरा नेचर चेंज कर दे रहा है, यानी कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जिससे वो चेंज हो जा रहा है, फिजिकल फॉर्म, याद रखेंगे इसको। When Streptococcus pneumoniae bacteria are grown on a culture plate, some produce smooth shiny colonies while other produce rough colonies। This is because the S strain bacteria have a mucus coat while R strain does not। Mice infected with S strain die from pneumonia infection, but mice infected with R strain do not develop pneumonia। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया उन्होंने। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे कि निमोनिया नाम की डिजीज होती है और चूहे मर जाते हैं, ठीक है। तो दो तरह के कॉलोनीज में, मतलब दो तरह के इनको कल्चर में किया गया, ठीक है ना। चलिए इसको हम बताते हैं आपको अच्छे से, बस रुके रहे, बने रहिए। देखिए experiment on Streptococcus pneumoniae, 2 strain for this bacteria। R strain इसको हम रफ स्ट्रेन कहते हैं, ये नॉन वायरुलेंट है, डू नॉट कॉज हार्म, ये कोई हार्म कॉज नहीं करते हैं, ठीक है। S strain स्मूथ स्ट्रेन है, साइनी कॉलोनी, वायरुलेंट है,
ये मार देंगे। यानी कि दो तरह के बैक्टीरिया थे, आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन अगर बैक्टीरिया अगर इंसर्ट किया जाता था चूहों में तो मरते नहीं थे, एस स्ट्रेन डालते ही मर जाते थे। ठीक है, आर स्ट्रेन को हम नॉन वायरुलेंट कहेंगे, इसको वायरुलेंट कहेंगे। क्यों ऐसा है, ध्यान से देखिएगा। जो आर स्ट्रेन था इसके ऊपर कोई कोट नहीं था, जो एस स्ट्रेन था इसके पास म्यूकस का कोट था, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कोटिंग था, होस्ट के इम्यून सिस्टम से इसको बचा देगा। ध्यान से देखिएगा। मान लो मैं आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हूं, मुझे चूहा में डाला गया, मान लो बैक्टीरिया छोटा हूं, तो चूहा नहीं मरेगा क्योंकि मेरे पास कोई कवरिंग नहीं है, कोई कोट नहीं है म्यूकस का। अगर कोट नहीं है तो चूहे का इम्यून सिस्टम मुझको मार देगा और मैं मर गया तो चूहे को नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं एस स्ट्रेन हूं, मुझे डाला गया तो चूहा मर जाएगा क्योंकि चूहा का इम्यून सिस्टम हमको मार नहीं पाया, क्योंकि मेरे ऊपर एक म्यूको पॉलीसेक्राइड की कवरिंग है, म्यूकस कोटिंग है, जिसकी वजह से उसका जो इम्यून सिस्टम है हमको मार नहीं पाएगा और मैं उसको मार दूंगा। समझ रहे हैं? तो आपको बेसिकली दिमाग में ये रखना है कि आर स्ट्रेन जो है वो अगर डाला गया बैक्टीरिया चूहे में तो वो नहीं मरेगा, और जब एस स्ट्रेन है उसको डाला गया तो वो मर जाएगा। बस चलिए आइए एनसीईआरटी पे। देखिए क्या हुआ, एस स्ट्रेन चूहे में डाला गया, चूहा मर गया। आर स्ट्रेन डाला गया, चूहा जिंदा रह गया। ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया, ये तो हो गया। अब देखो इन्होंने क्या किया, उन्होंने एस स्ट्रेन को अब किल कर दिया, हीट से किल किया। तो और जब इंजेक्ट किया माइस में तो चूहा नहीं मरा। यानी कि जब बैक्टीरिया को मार के डाला गया तो चूहा नहीं मरेगा भाई, सिंपल सी बात है, नुकसान नहीं करेगा। अब एस स्ट्रेन हीट किल्ड को आर स्ट्रेन के साथ मिलाया गया तो चूहा मर गया। ये देखा गया ना, ये भी मरा हुआ है, ये भी मरा हुआ है, मतलब सॉरी देखो, एस स्ट्रेन अकेले डाला गया था तो चूहा मर गया था। अब इसको हीट किल करके आर स्ट्रेन के साथ मिला के डाला गया तो चूहा तब मर गया। लेकिन होना क्या चाहिए था, नहीं मरना चाहिए था। अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखना, he concluded that R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria. Some transforming principle transfer from heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. This must be due to the transfer of the genetic material. However, the biochemical nature, अब देखिए क्या है, उन्होंने कहा, देखो हुआ क्या, आर स्ट्रेन डाला गया, चूहा जिंदा था, एस स्ट्रेन डाला गया, चूहा मर गया। लेकिन जब एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके डाला गया, चूहा नहीं मरा, और जब एस स्ट्रेन हीट किल्ड को आर स्ट्रेन के साथ मिला करके चूहे में डाला गया तो चूहा मर गया। इससे ये उन्होंने पता लगाया कि कुछ है जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड से ट्रांसफर होके जा रहा है आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन जो है बैक्टीरिया उसके ऊपर पॉलीसेक्राइड यानी कि म्यूकस की म्यूकोपॉलीसेक्राइड की कवरिंग कर दे रहा है, जिसकी वजह से वो वायरुलेंट हो जा रहा है, और वायरुलेंट होने की वजह से चूहे को मार दे रहा है। तो इसी को कहा गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि कुछ तो ऐसा है, कुछ ऐसा है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है आर स्ट्रेन में, और उसको चेंज, उसके फिजिकल फॉर्म को चेंज कर दे रहा है, उसको नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट बना दे रहा है। दैट्स ऑल। चलिए, अब ये जो था ये क्या है, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ये डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, इसका पता लगाया गया। Prior to the work Oswald Avery, Colin MacLeod and Maclean McCarthy 1933 से 44, the genetic material was thought to be a protein. They worked to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffith's experiment. They purified biochemicals, proteins, DNA, RNA from the heat-killed S cell to see which one could transform live R cells into S cells. They discovered that DNA alone from S bacteria causes R bacteria to become transformed. क्या हुआ, उन्होंने पता लगा लिया कि डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, लेकिन कैसे, यहां से देखिए, ध्यान से देखिएगा। They also discovered that protein digesting enzyme and RNA digesting enzyme did not affect transformation. उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए देखा कि कौन ट्रांसफॉर्मेशन को रोक देता है।
तो उन्होंने पहले कौन सा एंजाइम डाला, प्रोटीएज डाला, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला। अब देखो अगर प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला गया तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका, यानी कि प्रोटीन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार नहीं था। फिर इन्होंने क्या डाला, इन्होंने आरएनएज डाला। आरएनएज मतलब आरएनए को खत्म करने वाला एंजाइम, यानी कि उसमें से जब आरएनए को खत्म कर दिया गया तो भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका, यानी कि जो आरएनए है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं था। इन्होंने फिर डीएनएज डाला। डीएनएज मतलब डीएनए को खत्म करने वाला, डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। डीएनए खत्म कर दिया गया तो देखा गया ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। यहां से पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो ये श्रेय किसको जाता है, ये 3 साइंटिस्ट को जाता है। बहुत अजीब सा नाम है बाबू, तो शॉर्ट में इसको हम बोल देते हैं क्या, कहां गए ले, हाँ, एवरी, मैक्लिओड एंड मैकार्टी, ये तीनों ने ये प्रूफ किया था बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन अभी भी सब लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे, सब लोग इसको माने नहीं। लेकिन सब लोग इसको जब माने नहीं तो कुछ, हाँ, तो इसके लिए अब जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, इसके लिए बाबू अब दूसरा थियरी आया। देखो ध्यान से, यहां से पता चल गया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसके अलावा कोई और नहीं, ये नहीं पता था। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस? डीएनए मतलब मेनी डीएनए, डीएनए का मतलब क्या होता है, मेनी डीएनए, और डीएनए का मतलब क्या होता है, एंजाइम जो डीएनए को तोड़ दे, डीएनए को क्या कर दे, डाइजेस्ट कर दे। तो याद रखना इसको। अब देखिए अनइक्विवोकल प्रूफ, यानी कि ऐसा प्रूफ जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता है, जिसको हम बोलते हैं अनइक्विवोकल proof that DNA is the genetic material came from the experiments of Alfred Harsey and Martha Chase, ठीक है, 1952 में आया था। They worked with viruses that infect bacteria called bacteriophage, इन्होंने वायरस के साथ काम किया जिसका नाम था bacteriophage। The bacteriophage attached to the bacteria and its genetic material then enters the bacterial cell. The bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own। अब देखिए इसको समझाने के लिए मैं ले चलता हूं नोट्स में, क्योंकि ऐसे इसमें आसानी से समझ में नहीं आएगा। चलिए ध्यान से देखिए, चलिए देखिए कुछ बेसिक्स पहले याद रखिए। सम जेनेटिक मटेरियल इंटर इनटू ई कोलाई एंड मेक कॉपीज ऑफ वायरसेस। देखिए ध्यान से, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये वायरस है। वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें छोड़ता है ई कोलाई बैक्टीरिया में, और ई कोलाई बैक्टीरिया इस जो जेनेटिक मटेरियल है इसको अपना समझ करके इसकी कॉपी बना देता है। और इसी कॉपी, जब ये कॉपी बना दिया तो ये बड़े होकर के वायरस बन जाते हैं, और जब ये वायरस बन गए बड़े होकर के, अब ये वायरस नया रिलीज हो जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। ई कोलाई के अंदर वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल डाला, बैक्टीरियोफेज जो था वही वायरस है। तो वायरस, अब जेनेटिक मटेरियल वायरस का है, बैक्टीरिया के अंदर गया, बैक्टीरिया उसको अपना समझ के कॉपी बना दिया, और उसके बाद कई सारे वायरस उसके बॉडी में तैयार हो गए। चलिए ये बेसिक है। बैक्टीरियोफेज जेनेटिक मटेरियल इंटर्स, copies of genetic material form, lysis of E. coli occur and virus release हो गए। They did not knew that this genetic material was DNA। नहीं पता था उनको डीएनए है ये जेनेटिक मटेरियल, किसको, अभी किसी को नहीं पता है, मान लो, क्योंकि यही प्रूफ करना है। They need to found chemical nature of genetic material। अब केमिकल नेचर पता करना है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या था। They use radioactive sulfur, सल्फर S35 यूज किया उन्होंने। Present in protein, they use radioactive phosphorus P32 प्रेजेंट इन डीएनए। तो सल्फर कहां प्रेजेंट था, प्रोटीन में, और फास्फोरस कहां प्रेजेंट, डीएनए में। वायरस ग्रोन ऑन डिफरेंट रेडियोएक्टिव मटेरियल। देखो कुछ वायरस को हमने सल्फर 35 पे ग्रो कराया, ठीक है, सल्फर, ठीक है, यहाँ पे ये सल्फर, जिस वायरसेस को सल्फर 35 में ग्रो कराया उनके अंदर रेडियोएक्टिव, उनके अंदर कौन सा प्रोटीन, रेडियोएक्टिव प्रोटीन था। और जिनको हमने फास्फोरस 32 में ग्रो करवाया उनके अंदर रेडियोएक्टिव डीएनए आ गया। चलिए अब देखिए क्या होगा। So now they have two type of viruses, one having S35, other having P32। ठीक है, दो तरह के वायरस हो गए। देखो क्या किया गया, दो तरह के वायरस लिए गए, उनको ग्रो कराया गया दो मीडियम में, एक था रेडियोएक्टिव डीएनए वाला और एक था रेडियोएक्टिव प्रोटीन वाला। तो प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है, तो प्रोटीन जो रेडियोएक्टिव प्रोटीन में जिसको वायरस को ग्रो कराया गया उसके अंदर रेडियोएक्टिव आ गया, प्रोटीन S32 आ गया। और जिसको हमने रेडियोएक्टिव सल्फर, सॉरी, रेडियोएक्टिव फास्फोरस में डेवलप ग्रो करवाया उसके अंदर क्या आ गया, रेडियोएक्टिव फास्फोरस, यानी कि उसके अंदर डीएनए में आ गया वो सब चीजें।
क्योंकि फॉस्फोरस डीएनए का ही प्रोडक्ट है। चलिए देखिए ध्यान से, वायरस विथ रेडियो एक्टिव प्रोटीन, इन्फेक्शन कराया गया, इन्फेक्शन मतलब ई कोलाई के ऊपर किसको डाला गया, रेडियो इसको बैक्टीरियोफेज को डाला गया, ठीक है, इसने कॉपी बना दी। अब इसके बाद दूसरा क्या है, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब शेकिंग टू रिमूव कोट, इस कोट को हटाया गया, अटैचमेंट ऑफ वायरस रिमूव्ड फ्रॉम ई कोलाई एंड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डन, यानी कि ये जो है जेनेटिक मटेरियल हो गया, इसको हटा लिया गया, ब्लेंडिंग से उसको हटा दिया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है देखिए ध्यान से, जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया तो जो मास ज्यादा होता है नीचे आ जाता है, बाकी ऊपर रह जाता है, तो जो कोट था, छिलका था बाबू, वो ऊपर आ गया, और ऊपर बाबू आपको पता है जो वायरस का कोट होता है वो प्रोटीन का बना होता है, तो देखा गया कि जो सुपरनेटेंट था वो रेडियो एक्टिव मिला। क्या मिला, रेडियो एक्टिव। तो इससे ये पता चला कि जो कोट है बाबू उसमें रेडियो एक्टिव मिली, लेकिन इसमें कोई जो अंदर नीचे था इसमें कोई रेडियो एक्टिव नहीं मिली। इससे ये पता चला कि जो प्रोटीन है उसका वो रेडियो एक्टिव है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। तो अभी ये किस में ग्रो कराया गया था, इसे ये सब सल्फर, सल्फर वाला है, देखिए ध्यान से, सल्फर 35 याद करिए। अब देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन दे फाउंड सुपरनेटेंट रेडियोएक्टिव सजेस्टेड दैट बैक्टीरियोफेज कोटिंग इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ये पता चल गया कि अब देखो क्या क्या पता चला इससे, इससे ये पता चला कि जो कोट है उनका, जो वायरस का कोटिंग है वो किससे बना है, प्रोटीन से बना है। किससे बना है, प्रोटीन से बना है, क्योंकि हमने कौन सा यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी डाली थी, प्रोटीन वाली रेडियो एक्टिविटी डाली थी। चलिए अब वायरस विथ रेडियो एक्टिव डीएनए जो दूसरा लिया गया, सारे प्रोसेस वही किए गए। अब इस समय ये देखा गया कि जो सुपरनेटेंट था, प्रोटीन कोड था, उसमें कोई रेडियो एक्टिव नहीं मिली। रेडियो एक्टिविटी किसमें मिली, जो नीचे आया था। तो इस बार जो वायरस लिया गया था वो रेडियो एक्टिव डीएनए वाला था, ठीक है ना। तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ई कोलाई में रेडियो एक्टिव दिखी, तो यह पता चल गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ध्यान से देखना इस बात को, समझने फिर से समझिए। दो वायरस लिए गए, एक को रेडियो एक्टिव प्रोटीन यानी कि S32 में ग्रो कराया गया, और एक को रेडियो एक्टिव डीएनए यानी कि P35 में ग्रो कराया गया। इस बात को समझिएगा, P32 और S35 देख लीजिए। हाँ, S35 और P32 याद रखेंगे इसको। अब देखो दोनों ग्रो कराया गया, तो अब देखो, अब अगर मान लो एक वायरस है, तो अगर उसको हम ग्रो करा रहे हैं S32 में, तो सल्फर प्रोटीन वाला हिस्सा है, तो किसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, किसमें, तो मान लो जो वायरस है वो जब बड़ा होगा तो उसका प्रोटीन कोड का निर्माण होगा, तो वो कौन से सल्फर से बनेगा, रेडियो एक्टिव से, तो उसका प्रोटीन कोड क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मान लो दूसरा कोई, अगर दूसरा कोई बैक्टीरिया है, दूसरा कोई वायरस है, उसको अगर हम ऐसे कल्चर में ग्रो करा रहे हैं जिसमें फास्फोरस 35 है, फास्फोरस 32 है, यानी कि अब क्या होगा, उसका प्रोटीन कोड में कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं आएगी, क्योंकि फास्फोरस किसमें, फास्फोरस से क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, डीएनए में उसका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो बनेगा। तो अब रेडियोएक्टिव कहाँ आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा, जेनेटिक मटेरियल रेडियोएक्टिव आ जाएगा। फिर अब जब एक्सपेरिमेंट किया गया, सबसे पहले जो ई कोलाई था उसको जब इन्फेक्शन करवाया गया पहले वाले से, उस वाले से जिसका प्रोटीन कोड किससे था, रेडियोएक्टिव था, उसको जब इन्फेक्शन कराया गया, फिर ब्लेंडिंग कराई गई, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया, तो जब टेस्ट ट्यूब में देखा गया तो प्रोटीन कोड हल्का होता है ऊपर था, और नीचे जो मासिव था यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल था वो नीचे आ गया। तो देखा गया, दोनों को चेक किया गया, तो रेडियोएक्टिविटी कहाँ मिली, प्रोटीन कोड में मिली। इससे ये पता चला जो प्रोटीन होता है वो उसके कोट में होता है, उसके सुपर नेटेंट में होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल में अभी तक कोई रेडियोएक्टिव नहीं मिली। अब देखिए दूसरा जब इन्फेक्शन कराया गया, ब्लेंडिंग कराई गई, इस बार कहाँ मिला, यानी कि जो सल्फर, जो फास्फोरस 32 वाला था, इस केस में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, अब रेडियोएक्टिव कहाँ मिली, उसके बॉडी में मिला, किसके, ई कोलाई के बॉडी में, क्योंकि वायरस जो ट्रांसफर किया था वो प्रोटीन को तो ट्रांसफर करेगा नहीं, वो जो ट्रांसफर किया था वो क्या था, जेनेटिक मटेरियल, और इस बार जेनेटिक मटेरियल में क्या मिला, रेडियोएक्टिव मिला, यानी कि ये पता चल गया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। ठीक है ना, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या होता है, सबको पता है कि वो फॉस्फेट ग्रुप होता ही होता है। चलिए कंक्लूजन, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विथ वायरस। चलिए ये सब बातें हो गई, अब स्टडी पे चलते हैं फिर वापस हम। देखिए द बैक्टीरियोफेज, देखिए द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन enters the bacterial cell। ठीक है ना, the bacterial cell treats the viral genetic material as if it is what on and subsequently manufactures more virus particles।
Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the viruses that entered the bacteria. ठीक है ना, याद रखना इस बात को कि अब उन्होंने देखा कि ये डीएनए है या आरएनए जो, हेलो, हाँ, नहीं तो इसमें जूलॉजी डाला गया क्योंकि तीनों में अपने आप जबरदस्ती इसको बांटना पड़ा है ना। आप बस जो लिखे हैं बस वही डाल दीजिए। हाँ, जैसे कि इसको जूलॉजी में डाल दीजिए मॉलिक्यूलर को। और वो करेक्शन में देखे थे ना। हाँ, ओके। They grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus and some others on medium that contained radioactive sulfur. Viruses grown in presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA, यानी कि ऐसे वायरस जिनको हम रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो कराए हैं उनका डीएनए कैसा हो गया था, रेडियोएक्टिव, लेकिन उनका प्रोटीन रेडियोएक्टिव नहीं था क्योंकि डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस, क्योंकि डीएनए किसमें होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, फॉस्फोरस, बट प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस नहीं होता है। सिमिलरली वायरस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए। ऐसे वायरसेस जिनको हम रेडियोएक्टिव सल्फर में ग्रो कराए थे उनके अंदर रेडियोएक्टिव प्रोटीन था लेकिन उनके अंदर रेडियोएक्टिव डीएनए नहीं था, क्योंकि प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है, डीएनए के अंदर नहीं होता है, बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। ठीक है, ओके। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पे साफ साफ देखिए सब कुछ दिख रहा है। रेडियोएक्टिव फेजेस were allowed to attach to E. coli bacteria, ठीक है ना, अब उसको अटैच किया गया। Then as the infection proceeded, the viral coats were removed from the bacteria by agitating them in a blender, blending किया गया, उनका viral coat हटा दिया गया। The virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifugation, centrifugation करके उसको दोनों को, यानी कि जो वायरस था उसको हटा दिया गया, उसके कोट को हटा दिया गया। Bacteria which was infected with virus that had radioactive DNA were radioactive, ध्यान से देखिए, ऐसा बैक्टीरिया जिसको, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये वाला है फास्फोरस सल्फर, ये वाला जो वायरस है इसके डीएनए में रेडियो एक्टिविटी है, तो ये डीएनए ट्रांसफर कर दिया इसके अंदर, तो इकोलाई के अंदर भी क्या आ जाएगा, रेडियो एक्टिविटी। लेकिन देखिए यहाँ पे इसके प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिविटी है, तो ये जो डीएनए ट्रांसफर करेगा उस, यानी कि अगर डीएनए ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ई कोलाई के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे ई कोलाई के अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। तो इससे यही पता चला कि जो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है उसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी ई कोलाई में आ रही है, यानी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है। समझना इस बात को, क्या लिखा हुआ है देखो इसको, बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियोएक्टिव, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स वर नॉट रेडियोएक्टिविटी। अरे जब प्रोटीन अंदर गया ही नहीं तो ई कोलाई रेडियोएक्टिव होगा नहीं, यानी कि वो वाला ई कोलाई रेडियोएक्टिव होगा जिसमें हमने फास्फोरस 32 वायरस वाले से इंफेक्शन करवाया है। याद रखेंगे इस बात को, ये पूरा का पूरा आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। चलिए देखिए, फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन proteins versus DNA as the genetic material was unequivocally resolved from Hershey and Chase experiment. It became an established fact that it is DNA that acts as genetic material. However, subsequently it is clear that in some viruses RNA is the genetic material. For example, tobacco mosaic, याद रखेंगे इसको, आरएनए किस किस में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है बाबू, टोबैको एंड टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफोज, ये सब याद रखेंगे। Answer to some of the questions such as why DNA is predominant genetic material whereas RNA perform dynamic function of messenger adapter has to be found from the differences between chemical structure of the, कह रहा है कि डीएनए का एक काम है और क्यों इतना वो ज्यादा डोमिनेंट है जबकि आरएनए का इतना सारा काम है। ठीक है ना बाबू, तो उसी का हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? हाँ, एक क्या था बाबू, उसमें यूरासिल वाला, आरएनए में यूरासिल है, ये केमिकल डिफरेंस है। दूसरा उसका जो उसका जो शुगर है, आरएनए का राइबोस शुगर है, उसमें एक एक्स्ट्रा OH है, लेकिन हम डीऑक्सी में देखें तो OH2 को केमिकल डिफरेंस यहाँ पे दिख गया। A molecule that can act as genetic material must fulfill the following criteria. Very very important बाबू, क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पे कि किसी भी मॉलिक्यूल को अगर तुम जेनेटिक मटेरियल कहना चाहते हो तो क्या क्या उसके अंदर
प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, वो रेप्लिका अपना जनरेट करने में माहिर हो। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या हो, स्टेबल हो। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, म्यूटेशन बहुत स्लो हो ताकि इवोल्यूशन हो सके। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ पेंडेलियन कैरेक्टर, यानी कि डोमिनेंट रिसेसिव जो कैरेक्टर वगैरह होता है उसको अपने आप को शो कर सके। तो देखा गया ये तो दोनों कर देते थे, डीएनए भी कर देता था और आरएनए भी कर देता था, ठीक है। यहां देखा गया डीएनए जो था वो ज्यादा स्टेबल था किससे, आरएनए से। और यहां पे देखा गया कि डीएनए जो था वो ज्यादा म्यूटेशन नहीं शो करता था, आरएनए शो करता था, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं डीएनए बढ़िया था लेकिन आरएनए बढ़िया नहीं था। तो ये सब चीजें हैं, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 4 चीजें होनी चाहिए तब जाके हम किसी को अच्छा है कम कह सकते हैं, हाँ तुम बढ़िया जेनेटिक मटेरियल हो। इफ वन एग्जामाइंस each requirement one by one because of rule of base pairing and complementarity, both the nucleic acid have the ability to direct the duplication, यानी कि पहला वो कह रहा है कि दोनों लोग अपना डुप्लीकेट बना सकते हैं। The other molecules in the living system such as protein fail to फुलफिल दिस क्राइटेरिया, यानी कि देखो 3 लोग रेस में थे जिसको हम कहना था, तीनों में से डिसाइड करना था कौन जेनेटिक मटेरियल है, तो उसमें तो प्रोटीन पहले ही बाहर हो गया क्योंकि प्रोटीन अपना रेप्लिका जनरेट नहीं कर सकता है लेकिन आरएनए और डीएनए कर सकते हैं, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल should be stable enough not to change with different stages of life cycle, age or with changes in physiology of the organism। तो अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि इस स्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो जब आपने देखा वो जो माइस वाला एक्सपेरिमेंट था बाबू ग्रिफिथ का, उसमें देखा था हमने एस स्टेन को हीट किल्ड किया। अगर हीट किल्ड किया तो हीट इतना देने पर बावजूद भी डीएनए चेंज नहीं हुआ, हम कह सकते हैं हाँ डीएनए क्या है, बहुत ही स्टेबल है। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन द ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इटसेल्फ, दैट हीट व्हिच किल्ड द बैक्टीरिया at least did not destroy some of the property of genetic material। वही बात जो मैंने आपको समझाई, ठीक है। पूरा है ना, 10-15 मिनट और। अरे सागर जी तो क्या हुआ, तो बच्चे क्या ऐसा कुछ मैंने क्या गलत कह दिया, चलिए। हाँ भाई करना पड़ेगा, एग्जाम आ रहा है नजदीक, सब टाइम है, मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा सबको। आखिर ये बैठ के पढ़ेंगे एनसीईआरटी, हम वैसे पढ़ा दे रहे हैं एनसीईआरटी प्लस नोट्स सब एकदम समझा दे रहे हैं सब, चलिए। अरे सब देखेंगे, जिसको फायदा होगा देखेंगे। At least did not destroy some of the property of genetic material. This now can easily be explained in light of the DNA that the two strand being complementarity if separated by heating come together when appropriate condition are provided। कह रहा है कि जब हम किसी डीएनए को हीट करते हैं तो वो डीनेचर्ड हो जाता है और अगर हम फिर वापस वही वही प्रोवाइड कर दे रहे हैं तो रीनेचर्ड हो जाता है, मतलब फिर से वापस आ जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। फर्दर 2OH group present at every nucleotide in RNA is a reactive group and makes RNA labile, यानी डिग्रेडेबल बना दे रहा है, उसको मोर रिएक्टिव बना दे रहा है and easily degradable। RNA is also not now known to be catalytic, कैटलिस्ट भी होता है और जो कैटलिस्ट होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, hence reactive। Therefore DNA chemically is less reactive and structurally more stable, याद रखेंगे इसको, when compared to RNA। Therefore among the two nucleic acid the DNA is a better genetic material, ठीक है। In fact the presence of thymine at the place of uracil also confers additional stability of DNA। कह रहा है डीएनए में थाइमिन है और आरएनए में यूरासिल है, तो डीएनए में जो थाइमिन आ गया इससे क्या हो गया, थोड़ा सा और स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, दोनों म्यूटेशन कर सकते हैं। इन फैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेटेड फास्ट, म्यूटेशन को हम तेज करेगा, आरएनए करेगा क्योंकि वो अनस्टेबल है। Consequently, viruses having RNA genome and having shorter life span mutate and evolve faster, ठीक है ना। तो वही देखते हैं ना हम लोग, जब से कोरोना आया था तो जो वायरस था वो इधर से हम लोग उसका आप जो एंटीडोट बनता था दूसरा, तब तक दूसरा स्ट्रेन चेंज कर लेता था, यानी कि जो वायरसेस होते हैं उनमें आरएनए होता है और आरएनए जेनेटिक मटेरियल अगर है तो बहुत तेज से म्यूटेशन करता है, यानी कि स्टेबल क्या होता है, कम होता है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखिए एक फायदा होता है क्या, आरएनए आपको पता है डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है। तो हम वही कह रहे हैं कि आरएनए सीधे प्रोटीन बना रहा है लेकिन डीएनए सीधे प्रोटीन नहीं बना सकता, इसके लिए पहले इसको आरएनए बनाना पड़ेगा।
तो आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। पूछेगा डीएनए और आरएनए में से कौन इजीली एक्सप्रेस कर सकता है कैरेक्टर को, तो आरएनए कर सकता है, क्योंकि आरएनए सीधा क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस फॉर प्रोटीन्स। The protein synthesizing machinery has evolved around RNA. The above discussion indicate that RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic information. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए बहुत, देखो डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज हो सकते हैं, लेकिन डीएनए स्टेबल ज्यादा है, तो स्टोरेज जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोरेज के लिए डीएनए यूज होता है, लेकिन ट्रांसमिशन अगर किसी को भेजना हो तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, तो आरएनए बेटर होगा। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे, क्वेश्चन यहां से बनेगा। अब आता है आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, आरएनए वर्ल्ड के देखेंगे। फ्रॉम फॉरगोइंग डिस्कशन एंड इमीडिएट क्वेश्चंस बिकम एविडेंट व्हिच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। कौन सा पहला जेनेटिक मटेरियल है? It shall be discussed in detail in the chapter on chemical evolution, but briefly we shall highlight some of the fact and points. RNA was the first genetic material, कोई बात नहीं है, ठीक है, याद रखना RNA ही पहला था। There is now enough evidence to suggest that essential life process such as metabolism, translation, splicing, metabolism मतलब रिएक्शन, और रिएक्शन मतलब कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें प्रोटीन नहीं बल्कि आरएनए ही कैटलिस्ट का काम करता है, तो मेटाबॉलिज्म में भी इसका काम आ गया। ट्रांसलेशन बाबू आपको पता है आरएनए से ही बनता है, क्या प्रोटीन बनता है। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग में आप देखेंगे कि स्प्लाइसिंग में कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जो स्प्लाइसिंग करवाते हैं, उसमें भी आरएनए का रोल होता है। स्प्लाइसिंग मतलब होता है, हम देखेंगे कि जो आरएनए बनता है बाबू नया नया, उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं, मींस ऐसे कुछ उसमें सीक्वेंस होते हैं जो कोड नहीं कर सकते किसी भी प्रोटीन के लिए, कोई प्रोटीन नहीं बना सकते, उनको हम बोलते हैं एक्सॉन्स, उनको हटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सॉरी, इंट्रॉन्स बोलते हैं, उनको हटाना पड़ता है। ठीक है ना, इसीलिए वही कह रहा है, उसी को स्प्लाइसिंग कहते हैं। इवॉल्व अराउंड आरएनए, आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। आपको पता है ना राइबोजाइम, याद करिए। देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम दैट आर कैटलाइज्ड बाय आरएनए, ठीक है ना, एंड नॉट बाय प्रोटीन, बट आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। बाबू आरएनए कैटलिस्ट रिएक्टिव होगा, अनस्टेबल होगा, देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। इसलिए कहा गया कि नेचर ने पहले आरएनए को बनाया, फिर देखा थोड़ा सुधार की जरूरत है तो डीएनए बना दिया, इसलिए आरएनए पहला था। ठीक है, डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड further resist changes by evolving a process of repair. very very important, repair। देखिए ध्यान से, डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है, जनरली देखा गया है, तो अगर मान लो यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, कुछ खत्म हो गया, कुछ म्यूटेशन हो गया, तो हम कहेंगे अगर यहाँ ए है तो यहाँ टी ला दो, यहाँ टी है तो यहाँ ए ला दो, यहाँ जी है तो सी ला दो। तो रिपेयर करना आसान था किसको? डीएनए को, इसलिए भी ये हम कहते हैं बेटर है, सबसे बढ़िया है। ठीक है, अब आता है बाबू रेप्लिकेशन। क्या आता है? रेप्लिकेशन। तो अब ये दूसरा वीडियो हम बनाते हैं रेप्लिकेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का। ठीक है, काफी लंबा होगा, अब सीधे एनसीईआरटी चलेंगे सारी। ठीक, एक वीडियो और चाहिए 2 घंटे का, तो ये 2 घंटे का वीडियो आई थिंक हो गया होगा। चलिए, क्लासेस भी हैं तो 2 घंटे का लगभग, ये 1.25-2 घंटे का वीडियो होगा। अच्छे से प्लीज देखिएगा, प्लीज प्लीज कमेंट करिएगा, और दूसरा वीडियो बनेगा। अब देखिए 4 घंटे में पूरा मॉलिक्यूलर पढ़ लिया आप एकदम अच्छे से, कि जो टेस्ट है ये लेक्चर देख लिए, टेस्ट में 50 क्वेश्चन की गारंटी मेरी है, और नीट में 5 से 6 क्वेश्चन गारंटी मेरी है। ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करी है, नोट्स को बीच में मिला दिया है मैंने, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। आप देखिए बहुत ज्यादा, मैं सुबह से छोड़ जाने दीजिए, बहुत मेहनत लगता है ये सब करने में, एक्स्ट्रा काम है, नहीं करूंगा तो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ समझ जाओ कि तुम लोग या फिर कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ कर रहा हूं ताकि एकदम 360, हमारा जो मिशन 360 है वो जिंदा रहे। ठीक है ना, थैंक यू, और कमेंट करिएगा जरूर, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।